अभी एक और बात करते हैं, जो अभी रिसेंटली हादसा हुआ है पहलगाम वाला, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जो हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है कि मजहब पूछ के ये चीज हुई है, तो टेररिस्टों ने इस बार तो हद ही कर दी है। मैं क्यों अमेरिका को क्रेडिट बोलता हूँ, टैक्स तो वो भी सेम ले रहे हैं, 30% 40% जो हमारे देश में वही है। हाँ, फर्क इतना है कि उनके यहाँ पे किसी ने 2 प्लेन ठोक दिए और पाकिस्तान में घुस के उसे घर के ऊपर बम गिरा के उसकी लाश तक को लेके पूरी दुनिया को दिखाई। हर चीज कुर्बानी मांगती है। जलियांवाला बाग में इतने लोग मरे थे तब जाके हमें आजादी मिली थी, तो पीओके को भी आजाद करना है तो उससे भी कुर्बानी लगेगी। 15 साल से मोदी जी के आने के बाद बहुत अच्छा है, बीजेपी आने के बाद कि पहले से एक्शन ज्यादा हो रहा है। क्रिकेट लवर लोग चैट जीपीटी पे डीप सीक और ग्रोक जो अभी वर्ल्ड में टॉप 3 है, उस पे आप डालोगे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर क्रिकेट एनालिस्ट सबसे बेस्ट कौन है, तो मेरा नाम आपका नाम आया जी। बिल्कुल। एज ए इंडियन मैं प्राउड हूँ कि मैं इंडियन हूँ। ये जन्नत मूवी जो थी इमरान हाशमी की 2008 में आई थी जी, उसको देख के मैंने सोचा कि यार ये आदमी तो मैं हूँ, और मेरे ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। अरे वाह। तो उनको भी मैंने यही बोला कि जन्नत 3 जो बन रही है, जन्नत 3 में मैं जुड़ना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत से सीन है, बहुत सारे डायलॉग है, इवन स्टोरी भी है। गोवा पुलिस ने जो बैरिकेड लगा रखे हैं एयरपोर्ट से पहले, बैरिकेड के ऊपर बैटिंग का ऐड है, तो इसका मतलब कि ये चीज इंडिया में लीगल है। तो भैया लेकिन ये सेलिब्रिटीज लोगों को पुलिस क्यों उठा रही है फिर ये सब बैटिंग ऐप करके? क्या आपने प्रमोट किया तो उनको उठा लेते हैं? भाई बात इतनी सी है, हमारे देश में फैंटासी धड़ल्ले से चल रही है, 22 करोड़ लोग सारे फिल्म स्टार उसकी ऐड कर रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन भी ऐड कर रहे हैं। एक भिखारी के टी शर्ट पे, एक भिखारी के कटोरे तक पे ब्रांडिंग हो चुकी है, QR कोड लगा हुआ है, और ये साल में फुली लीगल हो ही जाएगा, क्योंकि हमने ढेर सारे लोगों ने कोर्ट में अप्लाई कर रखा है कि भाई इंडिया में अगर आप गेमिंग लीगल है, फैंटासी लीगल है, तो इसको लीगल कर दो। हम भी टैक्स देने को रेडी है भाई, हमसे टैक्स लो कि भाई नौजवान बिगड़ेगा, सुसाइड करेगा, भाई वो मत करो ना। हर देश की तरह रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग का एक डिपार्टमेंट बनाओ। रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग क्या होती है? बुरी आदत और लिमिट में इतना ही फर्क है जितना 2 पैक दारू में और दारू की एक बोतल पीने में है। कि जैसे एक प्लेयर को फंसाने के लिए हनी ट्रैप। हमको ये पता है कि क्रिकेटर उनको बोलते थे कि यार भाई यहाँ पे मैच के लिए आए हैं, 3 दिन मैच नहीं है, कुछ हमारे टाइम पास के लिए कोई दोस्त तो भेज दो। इसका क्या मतलब है आप भी जानते हो। तो भाई में जो फिक्सिंग होती थी उसमें कोई क्रिकेटर पैसे नहीं लेता था कि भाई कल को कोई बोर्ड वाला आके अंदर से पैसे पकड़ ना ले। तो बाकायदा मीना बाजार है वहाँ पे, मीना बाजार और गोल्ड सूक है जहाँ पे गोल्ड की दुकानें होती, वहाँ पे फोन चला जाता था कि भाई ये क्रिकेटर आएगा। इवन जब शाहरुख खान की नाइट थी तो सबसे आगे वाला टेबल मेरा था, जबकि मैंने शराब भी छोड़ रखी थी, तो मैंने सिर्फ एक शीशा पिया था और मैंने उस टेबल का बिल भरा था इंडिया के 27 लाख रुपए का। 27 लाख का हुक्का भी हमने मैंने देखे कि 1-2 बुकी हैं जिनके खुद के वहां पे ऐसे डांस बार्स हैं, प्लस ऑफ कोर्स बुकीज। आप मुझे कहना चाहते हो मैं नहीं, बुकी मत बोलो मुझे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आबरा का डाबरा शो पे। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में गेस्ट हमारे साथ नहीं बैठे और मुझको चैन नहीं पड़ रहा था कि मुझे इस बंदे से बात करनी है। और मैं इस बंदे को जानता हूं पिछले 4-5 साल से। इनका एक लेबल है BCC म्यूजिक फैक्ट्री। इनका फर्स्ट सॉन्ग चुभती है सांसें बाय पलक मुच्छल वो हमने किया था, और भैया ने मुझको ऑफर किया था, और भैया ने खूब सारे पैसे भी देते उसके, यू नो। तो भैया का म्यूजिक प्रोडक्शन है, इनका खुद का लेबल है, और भी ये बहुत सारे काम करते हैं जो कि मुझे पता चला, जिसकी वजह से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। को मैंने चैट जीपीटी पे लिखा कि क्रिकेट का सबसे बेस्ट एनालिस्ट कौन है। चैट जीपीटी गूगल बता रहा है कि अमित मजीठिया। पहले तो मुझको यकीन नहीं हुआ कि अमित मजीठिया ये वही भैया हैं अपने जिन्होंने गाना किया था। तो पता चला हाँ ये वही भैया हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भैया को फोन करना चाहिए और भैया से पूछनी चाहिए कि ये एनालिटिक्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं। मुझे क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, पर मैं जानना चाहता हूं उसके बारे में, क्योंकि मैं भी पैसा कमाना चाहता हूं यार थोड़ा बहुत, यू नो। है ना भैया, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। और आप बताइए सब कैसे चल रहा है और आपकी ऑडियंस कैसी है? मेरी तरफ से सबको हेलो, आबरा का डाबरा शो के सारे ऑडियंस को मेरी तरफ से हेलो। भैया मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये था, ये मैंने जो ये चैट जीपीटी वाला बोला अभी जी, ये मुझे समझ नहीं आया कि अमित मजीठिया अपने भैया, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मतलब मैं 4 साल पहले आपको पकड़ता कि भाई मेरे भी थोड़े पैसे कमवा दो यार। स्टोरी, अरे यार ऐसी बात मत करो। एक्चुअली आप जिस चीज से मुझसे जुड़े थे BCC म्यूजिक फैक्ट्री, वो मेरी हॉबी है। तो मैंने जब सोचा था आज से 4 साल पहले कि भाई गाने बनाते हैं, मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है, और मेरे आप भी जानते हैं कि मेरा BCC इवेंट है, मेरे क्लब्स है दुबई में, तो वहाँ पे भी म्यूजिक को लेके मैं क्रेजी हूँ। मतलब मैं वहाँ पे कॉन्सर्ट भी करता रहता हूँ, नेहा कक्कड़ का, बी प्राक का, बहुत सारे, मतलब इन शॉर्ट। तो मुझे एक प्यार था, मैंने सोचा यार चलो म्यूजिक इंडस्ट्री में घुसते हैं।
हालांकि वो मेरा डिसीजन बहुत गलत था क्योंकि आज तक मैं करोड़ों रुपए तबाह कर चुका हूँ उसके अंदर और कुछ मिलता नहीं है उसमें। एक शौक ही पूरा कर सकते हैं। मेरा मन था कि यार नए सिंगरों को कोई मौका नहीं देता, नई टैलेंट को कोई मौका नहीं देता। आप तो चलो वेल सेटल थे उस टाइम पे, एज अ बहुत सारे गानों में आ चुके थे, लेकिन मेरे ज़्यादा करके गानों में आपने देखा रहेगा ना कि मैंने 40 गाने बनाए 3 साल में। तो 40 में से 25 या 30 में नया सिंगर है, या फिर नया म्यूजिक डायरेक्टर है, या फिर नए हीरो हीरोइन है। तो मेरा टारगेट ये था कि अच्छी टैलेंट को मौका मिले और छोटा मोटा लॉस हो गया तो चलेगा। लेकिन यूट्यूब का बिजनेस ऐसा निकला म्यूजिक में कि जो पैसे डालते हैं 99% डूब जाते हैं, 1% रिटर्न है। अरे अरे भैया, आपके पास तो क्षीर सागर है पैसों का, क्या फर्क ऐसा पड़ता है नहीं 1-2 है, करोड़ का। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सागर है। अभी बात आते हैं भैया ये मैं चैट जीपीटी अभी वाली बात जब पे। ये चैट जीपीटी वाला, जो मैं वही कह रहा हूँ, चैट जीपीटी पे जब मैंने देखा जी कि जी। भैया द बेस्ट एनालिस्ट महंगा यार, फिर तो मतलब क्षीर सागर के आपके पास, मुझे लगता है वो कुछ पूरा जो समुद्र है ना 70% इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो आपके पास है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एनालिस्ट के पास बहुत पैसे हो, ये ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये है कि एनालिस्ट की जॉब एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और मैं आज जो ये पॉडकास्ट में बताना चाहूँगा कि इंडिया में हज़ारों लाखों नौजवान ऐसे हैं जिनके पास क्रिकेट का नॉलेज है। बराबर, मेरी 2 बुक भी आ रही है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में कोर्स सिखा रहा हूँ और मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो एक कोर्स है जो शायद 2-3 महीने का है, जिसमें एक आदमी इतना परफेक्ट एनालिस्ट बन सकता है कि महीने की लोगों को गाइडेंस दे के 1 रुपये का खुद खेले बिना, ना फैंटासी खेले बिना, वो महीने के लाखों रुपए चार्ज कर सकता है। ये इतनी अच्छी लाइन है कि एक डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा एक एनालिस्ट कमा सकता है। और ये अभी क्यों कि हमारे इंडिया में अभी 22 करोड़ लोग आईपीएल में फैंटासी क्रिकेट खेल रहे हैं या गेमिंग पे खेल रहे हैं। तो 22 करोड़ लोगों को एजुकेटेड करने के लिए कि भाई कौन सी मैच में कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, क्या होगा, कौन सी पिच कैसी है, ग्राउंड का डायमेंशन क्या है, ऐसी 1000 चीज़ें आती है एनालिस्ट में। तो एनालिस्ट है एक तरह का डॉक्टर है जो आपको बताता है कि भाई इस क्रिकेट मैच की बॉडी में क्या बीमारी है, उसको क्या दूर करना है, कौन सी दवाई खानी है, क्या डाइट लेनी है। उस तरह से एनालिस्ट का काम बहुत लंबा है। अगर मैं बोलूँगा तो 6 पॉडकास्ट कम पड़ जाएंगे। ठीक है। हाँ तो जी। भैया मुझे ये जानना है, जैसे मैंने एक ना सीरीज देखी थी इनसाइड एज, उसमें उसमें मैंने देखा कि कैसे प्लेयर्स को फंसाया जाता है, अगर जो नहीं मानता कि भाई हमारे हिसाब से जी खेल, या फिर मतलब आपने देखी है ना इनसाइड जी। एज, कि उसमें कैसे वो पूरी की पूरी। मैंने इनसाइड एज देखी है, जन्नत देखी है। इम्पैक्ट 2 दिन पहले इमरान हाशमी मेरे साथ थे, यहाँ पे आए थे मेरे, मतलब जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ ओके। और मेरे ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। अरे वाह। तो उनको भी मैंने यही बोला कि जन्नत 3 जो बन रही है, जन्नत 3 में मैं जुड़ना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत से सीन है, बहुत सारे डायलॉग है, इवन स्टोरी भी है। मेरी तो खुद की वेब सीरीज आएगी जिसमें क्रिकेट फिक्सिंग पे और मैच पे पूरी वेब सीरीज ही बनाने वाला हूँ 1-2 साल में। अरे वाह। लेकिन ये मैंने उनको बोला कि मैं आप मेरे से सीन और डायलॉग ले सकते हो। तो होता क्या है कि इनसाइड एज जो है ना, मैं आपको 1-2 लाइन में जवाब देता हूँ हाँ कि जन्नत मूवी जो थी इमरान हाशमी की 2008 में आई थी, जी। उसको देख के मैंने सोचा हाँ। कि यार ये आदमी तो मैं हूं, मतलब कि जो इमरान हाशमी है ओके। उसकी तरह मेरी सिक्स सेंस है, उतना ज्ञान मेरे पास है, उतना नॉलेज है। तो वहां से ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2009-10 में। लेकिन वो मूवी में रियलिटी सिर्फ 5% थी। 5% क्रिकेट फिक्सिंग को लेके जो रियलिटी थी वो 5% थी। इनसाइड एज आई, उसके अंदर 15% थी। कितनी? 15%। जबकि रियलिटी 100% मुझे पता है। यानी आप सोचो कि अब तक इंडिया की पब्लिक को सिर्फ 15% ही मैक्सिमम पता है जो उन्होंने देखा है इनसाइड एज में। और 100% वाला मेरी वेब सीरीज आएगी, शायद तो बैन ही हो जाएगी आने के बाद, लेकिन जितने दिन रहेगी, जितने लोग देखेंगे तब तक देख ली जाएगी, नहीं तो भैया वो डार्क वेब आप पे में मिल से जाएगी बाद में। कुछ भी है, हमारे भैया हैं तो कलाकांडी। कलाकांडी, बिल्कुल। बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। मेरा ये मानना है कि इंसान को जिंदगी एक ही बार मिली है। वो नंगा आया था, रोते रोते आया था, हंसते हंसते जीना है, हंसते हंसते जाना है। हाँ। मौत भी एक ही बार आएगी। सही बात। और बीच में जो भी मुसीबतें आनी थी, मतलब मैंने लास्ट 20-25 साल में इतने स्ट्रगल, इतनी मुसीबतें, इतने अपनों को बिछड़ते देख लिया ना कि अब मेरे को वो फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं डरूं। और डरना देखो कब चाहिए, जब आप गलत काम कर रहे हो। अगर आप टेरर फैला रहे हो तो गलत हो। अगर आप कोई नकली नोटें छाप रहे हो, ड्रग्स का काम कर रहे हो, तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, कि मतलब कि जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारे देश में फैंटासी धड़ल्ले से चल रही है, 22 करोड़ लोग, सारे फिल्म स्टार उसकी ऐड कर रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आ गई गेमिंग। अब जो गेमिंग है और हमारी जो ऑनलाइन बेटिंग इंडस्ट्री है, हम रजिस्टर्ड है, हमारे पास लाइसेंस है यूरोप के, बरोबर। आज अगर इंडिया में ये चीज़ की मतलब एक कॉम्प्लिकेशन है कि भाई अगर प्लेयर के रन आप प्रोबेबिलिटी ऐप पे जाके बोल रहे हो कि विराट कोहली 28 रन आज बनाएगा, यानी आप यस नो कर रहे हो, तो वो हो गया आपका गेम ऑफ स्किल। हाँ। यानी वो लीगल है। और यही आप मेरे बेटिंग एक्सचेंज पे आके अगर बोल रहे हो कि भाई विराट कोहली आज 28 रन बनाएगा, तो वो इलीगल कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, सही बात है।
अगर आप दारू की दुकान से शराब लेके पी रहे हो वो लीगल है, होटल 5 स्टार में जाके पी रहे हो, एयरपोर्ट पे पी रहे हो, लीगल है, बरोबर। तो आप अपने घर के बेडरूम में बैठ के पियो, इलीगल कैसे हो सकता है? ये मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही है। ये चीज कोई जाके कोर्ट में समझाएगा। इवन हमने भी बहुत सारे वकील रखे हैं और ये साल में फुली लीगल हो ही जाएगा, क्योंकि हमने ढेर सारे लोगों ने कोर्ट में अप्लाई कर रखा है कि भाई इंडिया में अगर आप गेमिंग लीगल है, फैंटासी लीगल है, तो इसको लीगल कर दो। हम भी टैक्स देने को रेडी है, भाई हमसे टैक्स लो। और भाई आप यकीन करोगे, मैंने तो बहुत सारे वीडियो, मेरे यूट्यूब चैनल है, आप नीचे लिंक डाल देना, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो है कि इंडिया ने अगर जिस दिन 100% लीगल कर दी, अभी तो इंडिया की टैक्स रेवेन्यू जो आ रही है फैंटासी से वो साल की 1000-2000 करोड़ या 5000 करोड़ आ रही होगी। लेकिन ये फुली लीगल हो गया तो इंडिया में ये इनकम 1 लाख करोड़ से ऊपर चली जाएगी। सिर्फ टैक्स और जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर ये कहां पे चीजें रुकी हुई हैं? पॉलिटिक्स? ये रुकी हुई कहीं नहीं है, कोई इसके लिए कोर्ट में जा नहीं रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कोई जाएगा ना। मैं 5 साल से फाइट कर रहा हूँ कि इंडिया में, देखो आज मेरी फाइट का ही नतीजा है, 2016 में इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग में लाया। हाँ जी। बरोबर। उसके बाद अभी हजारों लोग, लाखों लोग लेके आ गए। हाँ जी। बरोबर। इवन आप देखो ट्रेन में, बस में, हर जगह ऐड चल रही है। एरोप्लेन में चल रही है, एरोप्लेन के बोर्डिंग पास पे ऐड चल रही है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर कर रहा है, फिल्म स्टार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? हाँ। एक भिखारी के टी शर्ट पे, एक भिखारी के कटोरे तक पे ब्रांडिंग हो चुकी है, क्यूआर कोड लगा हुआ है कि आप स्कैन करो और आईडी बना लो। भाई साहब कोई जगह बाकी नहीं है, कोई जगह बाकी नहीं है। अरे आप वो सब क्या बात कर रहे हो भाई? आप गोवा जाओगे ना, गोवा पुलिस ने जो बैरिकेड लगा रखे हैं एयरपोर्ट से पहले, बैरिकेड के ऊपर बेटिंग का ऐड है, तो इसका मतलब कि ये चीज इंडिया में लीगल है। तो ये हमारी गलतफहमी है कि इलीगल है। सेलिब्रिटीज लोगों को क्यों, पुलिस क्यों उठा रही है फिर ये सब बैटिंग ऐप का देख के? क्या आपने प्रमोट किया तो उनको उठा लेते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। बात इतनी सी है कि कोर्ट में जाके किसी को 6 महीना लड़ना पड़ेगा। हाँ। और जज को ये समझाना पड़ेगा कि भाई साहब, हाँ, अगर ये गेम ऑफ स्किल है, प्लेयर के रन आप गैस कर रहे हो, 11 बना रहे हो, ठीक है, प्लेयर के रन गैस कर रहे हो, उसमें गेम ऑफ स्किल कैसे हुआ? ठीक है। हाँ। अब आप मान लो कि इंडिया में जितनी प्रेडिक्शन ऐप चल रही है, बरोबर, प्रोबेबिलिटी ऐप चल रही है, उसमें आप गैस कर रहे हो कि निफ्टी आज रेड होगी कि ग्रीन होगी, हाँ, बिटकॉइन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। भाई सब चीजें चल रही है। बिग बॉस में कौन जीतेगा? आप तो बिग बॉस जा चुके हो। तो बिग बॉस का विनर भी जब उसमें चल रहा है, हाँ, जब वो भी उसमें चल रहा है, तो उसमें आप बताओ, मैं अगर ये बोलूं कि पारस छाबरा बिग बॉस जीत जाएगा, इसमें कौन सा गेम ऑफ स्किल है? ये स्किल है? नहीं, ये तो वाइल्ड गैस है। ये वाइल्ड गैस है। हाँ। तो गैस मतलब गेम ऑफ चांस, बरोबर। एक रम्मी है, देखो मैं वाहिद मानता हूं, हाँ, कि इंडिया में रम्मी और पोकर, ये 2 गेम को आप गेम ऑफ स्किल बोल सकते हो। ओके बरोबर। उसमें भी लक चाहिए, पत्ते अच्छे आएंगे तो भाई तू जीतेगा ना। सही बात तेरा है। स्किल क्या घंटा काम आएगा अगर पत्ते अच्छे नहीं आएंगे? सही बात है। तो जज को जाके यही समझाना है कि भाई इन सबको एक ही बिरादरी में रख दो, जेंट्स लेडीज बीच वाला ऐसे मत रखो, सबको एक ही बिरादरी में रख दो और सबको लाइसेंस दो, सबसे टैक्स लो, तब हमारा देश आगे जाएगा, हमारे रास्ते अच्छे बनेंगे, हमारे पुल अच्छे बनेंगे, हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा। सही बात। अच्छा आप बोलोगे, अभी एक चीज आपके बोले बिना बोल दूं कि जो मेरे हर पॉडकास्ट में लोग पूछते हैं कि भाई नौजवान बिगड़ेगा, सुसाइड करेगा, भाई वो मत करो ना। हर देश की तरह रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग का एक डिपार्टमेंट बनाओ। रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग क्या होती है कि भाई पारस भाई अगर महीने का 2 लाख कमा रहे हैं तो उसको सिखाया जाता है कि भाई तुझे महीने का 20,000 ही खेलना है। हाँ। अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूं तो मेरी औकात है 2 लाख का खेलने की। सही बात है। क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चों को भी पालना है, उनकी स्कूल भी देखनी है, बहन की शादी भी करनी है, मेडिकल भी देखना है। हाँ, बरोबर। हाँ। तो ये सब करने के लिए मेरे पास पैसे इनफ बचे, उसका जो छोटा सा पार्ट है वो लाइक एंटरटेनमेंट। देखो आप अगर प्रोफेशनल भी खेल रहे हो या मजे के लिए खेल रहे हो गेमिंग, लेकिन एक लिमिट है, आपकी इनकम का 15 से 20% ही आप खेल सकते हो। उससे ऊपर आप चले गए तो आप हो गए एक बड़े जुआरी, जिसको आदत, बुरी आदत बोलते हैं। बुरी आदत और लिमिट में इतना ही फर्क है जितना 2 पैक दारू में और दारू की 1 बोतल पीने में है। सही बात है। ठीक है, वो सेम है। अगर मैं डेली 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं तो मैं एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ को, अपने दोस्तों के फोटो देख रहा हूं, लाइक कर रहा हूं। हाँ। अगर मैं दिन में 30-30 मिनट 4 बार कर रहा हूं, हाँ, टॉयलेट में भी वही कर रहा हूं, नौकरी में भी वही कर रहा हूं, तो वो भी बुरा है। अति हर चीज की बुरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपने मेरा भी दिमाग हिला दिया बिग बॉस वाली बात बोल के। मैं इस टॉपिक पे बाद में आऊंगा। हाँ। कि ये बिग बॉस की भी ये जो बैटिंग बाद में आना, मैं बताऊंगा कि आप हारे थे वो भी फिक्स था, ये भी बता दूंगा। अरे भैया क्या तो अब राज खोल रहे हो, इतने भी राज नहीं खोलने। भाई देखो इस दुनिया में ना, इस दुनिया में जितने भी ये शो चल रहे हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, बरोबर, या फिर ये आपका बिग बॉस हो गया, जितने भी शो चल रहे हैं इसमें, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजर इसमें फिक्सिंग कर रहे हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। इसमें होता क्या है मैं आपको, अच्छा जब आप पूछोगे तब बताऊंगा। चलो नहीं भैया, अब आप चलो, आप बता ही दो, अब आप बता रहे हो, बोल रहे हो तो बता ही दो, आप सब बता ही डालो। आप तो मैं आपको समझाता हूँ। आज से 5-7 साल पहले क्या होता था कि बिग बॉस में बहुत ही छोटा वॉल्यूम का जुआ चलता था। यानी कुछ लोकल बुकी ने, कुछ छोटे एक्सचेंज ने रेट डाल दिया
कि भाई ये टॉप 2 में कौन आएंगे, फाइनलिस्ट कौन आएंगे या जीतेगा कौन, तो लोग 1000, 2000, 5000 या 2-3 लाख लगाते थे। हाँ। तो उससे मैनिपुलेट नहीं होता था। अब ये जुआ हो गया करोड़ों का। हाँ। कि अब जब बिग बॉस आता है तो उसके ऊपर रुपए लगते हैं करोड़ों। अब मान लो कि किसी बुकी की बुक इतनी बड़ी बन गई, करोड़ों का जुआ चलता है किसी पे। अब मान लो कि पब्लिक ने देख लिया कि भाई पारस बहुत आगे चल रहा है या मुनावर फारूकी बहुत पॉपुलर चल रहा है, हाँ। और उन दोनों पे बहुत पैसा लग गया। हाँ। मतलब चलाने वाले सारे बुकी के यहाँ पे ये दोनों लड़के माइनस चल रहे हैं। मतलब माइनस चलना क्या है कि पब्लिक पूरी लगा रही है इसको, हाँ। कोई खाने को रेडी नहीं है। ओके। बैक एंड ले, इजी लैंग्वेज में, बरोबर। तो अब होगा क्या, पैसे कौन भरेगा? अगर आप दोनों जीत गए तो पैसे कौन भरेगा? 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए। हाँ। तो ऐसे हालात में क्या किया जाता है? मैं मैनेजमेंट के ऊपर कोई दोष नहीं डाल रहा हूं कि वो कर सकते हैं या नहीं करेंगे। देखो, मैं मीडिया पे ये नहीं बोल सकता कि वो उनका कोई रोल है। हाँ। आप जानते हो इंडिया में मीडिया पे ये सब नहीं बोल सकते हम। हाँ। लेकिन वो जो बुकी 10 करोड़ हार रहे हैं, वो करोड़ 2 करोड़ खर्चा करके इतने वोट पड़वा देंगे बाकी लोगों पे कि आप लोग ऑटोमेटिक हार जाओगे। कहाँ वो 10 करोड़ हार रहे हैं, कहाँ 10 जीत रहे हैं, तो उन्हें तो 20 का फर्क पड़ रहा है ना। तो 2-4 करोड़ खर्चा कर लेंगे आपको हरवाने के लिए। और आप भी जानते हो कि वोटिंग नकली करवाना, नकली लाइक, नकली कमेंट, आज के जमाने में नकली यूट्यूब के व्यू, कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई है दुनिया में। अगर एक देश का प्रेसिडेंट चुना जा सकता है सोशल मीडिया से, आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन एक देश का प्रेसिडेंट, जो कि दुनिया का नंबर 1 देश है, हाँ। उसका प्रेसिडेंट अगर मैनिपुलेट कर सकता है सोशल मीडिया से, तो ये सब चीजों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कौन सी आईडी में चलता है और कैसे मैनिपुलेट होता है, क्योंकि जुआ मेरा सब्जेक्ट है, गैम्बलिंग मेरा सब्जेक्ट है। ओके। तो मुझे ये पता है कि कैसे मैनिपुलेट हो सकता है या होता है। तो मतलब मेरे चांसेस थे क्या उस वक्त जीतने के? अब ये तो नहीं, देखो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ ये सब चीजें, इतना मैं डीप में नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऊपर नीचे हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कितना हुआ, किसने किया, पूरा तो बताते नहीं है ना। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता तो सभी कुछ हूँ, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है ये सारी बातें करने की। तो आप ही बोल सकते हो, है ना। अच्छा भैया, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। हाँ, आप तो कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, मुझे अभी ये जानना, जैसे अभी आपने बताया कि अभी तक मूवीज में और सीरीज में 5 से 15% तक दिखाया है जी, कि जैसे एक प्लेयर को फंसाने के लिए उसको वो भेज देते हैं, आई कैंडी भेज देते हैं उसके पास। राइट। वो क्या बोलते हैं, लड़की को क्या बोलते हैं जो ऐसे करके भेज देते हैं? हनी ट्रैप। हनी ट्रैप के लिए लड़की भेज देते हैं, और उसके बाद वो मतलब बहुत सारी चीजों में फंसाया जाता है जी प्लेयर्स को, कि जो नहीं भी करना चाहता फिक्सिंग, पर उसको ऐसा फंसाया जाता है कि वो उसको करना ही पड़ता है, चीट। तो अभी तो ये 5 से 15% हमने चीज देखी है, और उसी में मैं तो खौफ खा गया था कि भाई देखो, उसमें बहुत सी झूठ भी है, जीना तो क्या जीना है, उसमें बहुत सी चीजें मनगढ़ंत भी है। अब जैसे मनगढ़ंत क्या है, मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ। जैसे इनसाइड एज में दिखाया गया कि जो उसका हीरो है वो बैठा है, उसने सेटिंग कर ली और बोलता है कि 200 करोड़ इस प्लेयर पे लगा दो, 250 करोड़ इस प्लेयर की हार पे लगा दो। इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है। आप किसी भी प्लेयर के आउट होने पे या उसके खेलने पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5-10 करोड़ रुपए काट सकते हो, उससे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में नहीं काट सकते, चाहे आईपीएल का मैच क्यों ना हो। तो ये 200-500 करोड़ वाली बातें हम्बग है। ओके। हाँ, मैच की हार जीत पे आप 500 करोड़ लगा सकते हो, अगर आप चाहो कि भाई पूरा आईपीएल का एक मैच सेट है, किसी ने किया हुआ है मान लो, और वो 500,000 करोड़ का जुआ एक मैच पे हो सकता है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है। हाँ। बरोबर, या एक दिन पहले भी चालू हो जाता है। हाँ। बाकी प्लेयर वाली बात जो है उसमें गलत है। दूसरा जो आपने बोला कि हनी ट्रैप से किसी को फंसा के काम करवाया जाए, वो अब तक मैंने अपने करियर में नहीं देखा है। अच्छा। हाँ, ये है कि क्रिकेटर खुद मांगते, आज मान लो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पास्ट में ये काम किया है। हाँ। या मेरे जान पहचान वालों ने किया है। हाँ। तो हमको ये पता है कि क्रिकेटर उनको बोलते थे कि यार भाई, आज हम लोग यहाँ पे मैच के लिए आए हैं, 3 दिन मैच नहीं है, कुछ हमारे टाइम पास के लिए कोई दोस्त तो भेज दो। इसका क्या मतलब है आप भी जानते हो। जैसे मेरियट होटल में चंडीगढ़ में एक कांड हुआ था, जिसको टावल गेट बोलते हैं, ठीक है, मैं क्रिकेटर का नाम नहीं लूंगा, कोर्ट में साबित हो गया था। ओके। बरोबर, तो वहां पे यही था ना, उनके कैमरा में दिख रही थी कि लड़कियां उनके रूम में गई आई। वो कोई हनी ट्रैप नहीं था, बाकायदा उन्होंने बोला था कि हमारे लिए कुछ इंतजाम करो। तो उन फिक्सरों ने किया था उनके लिए। ओके। तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा है। देखो, ये लोग कुछ भी मांगते हैं, जैसे बोलेंगे कि भाई मुझे गोल्ड शॉपिंग करवा दो, मुझे घड़ी दे दो, या मान लो कि मेरे लिए किसी दोस्त को भेज दो घूमने के लिए, मुझे कंपनी दे दे ऐसी। यहाँ फिर कैश भी मांग लेते हैं, लेकिन कैश में उन्हें डर होता है कि पकड़े जाएंगे, यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब जैसे दुबई है, आज से 10-12 साल पहले क्या होता था, दुबई में जो फिक्सिंग होती थी, उसमें कोई क्रिकेटर पैसे नहीं लेता था कि भाई कल को कोई बोर्ड वाला आके अंदर से पैसे पकड़ ना ले। तो बाकायदा मीना बाजार है वहाँ पे, मीना बाजार और गोल्ड सूक है, जहाँ पे गोल्ड की दुकानें होती है। वहाँ पे फोन चला जाता था कि भाई ये क्रिकेटर आएगा, उसको आप इतने रुपए तक का गोल्ड दे देना। अच्छा। और बिल में कैश रिसीव लिख देना। तो उसने गोल्ड ले लिया, उसका बिल मिल गया। तो ये गोल्ड उसको रिश्वत में मिला, ये कभी साबित नहीं हो पाएगा।
और आज तो जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि अब तो देखो वैसे ही क्रिकेट फिक्सिंग को कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि अब डिजिटल करेंसी आ गई, बिटकॉइन से पैसे दे दो, यूएसडीटी दे दो। अब तो ये खत्म ही हो गया है कि क्रिकेट का आप कोई भी स्पॉट पकड़ पाओगे कि वो बंदा पेमेंट कहाँ ले रहा है। पहले तो स्विस बैंक होती थी, हाँ। अब तो स्विस बैंक की जरूरत ही नहीं है। हाँ। बंदा अपने मोबाइल में, आज मैं अपने मोबाइल के अंदर 20 करोड़ लेके बैठा हूँ, आपको थोड़ी पता चलेगा। सही बात है। एक देश से दूसरे देश में लेके जा रहा हूँ, कौन देखेगा। हाँ, डिजिटल करेंसी आने के बाद किसी पैसे की सीमा ही नहीं रही। भाई आप समझे नहीं ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इसमें मान लो कि एक यूएसडीटी का वॉलेट है। हाँ, मुझे पहले क्या था कि इंडिया से मैं किसी देश में जाता था, $12,000 से ज्यादा या $2,500 से ज्यादा हम नहीं ले जा सकते। ओके। इसके अंदर मैंने 5 लाख यूएसडी डाल दिए। हाँ, ठीक है, अब मैंने फोन में से चलो वो सॉफ्टवेयर भी डिलीट मार दिया। हाँ, क्योंकि वो तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हाँ। है। मैं दूसरे देश में जाके वापस डाल लूंगा, ये आ गए मेरे पास 5 करोड़ रुपए दूसरे देश में, क्या कर लिया, खत्म हो गया केस। सही बात है। तो ये चीज ऐसी है कि अभी गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ। कि हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हवाला हो रहा है, ये हाँ। हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया के हिसाब से आप अपने आप को बदलो। बिल्कुल। दुनिया बदल रही है, अपने आप को बदलो। आप ये सोचते हो कि भाई गेमिंग को मैं लीगल कर दूंगा, हाँ। फैंटासी को लीगल कर दूंगा। हाँ। अरे भाई एक एक देश का आदमी खेल रहा है, 22 करोड़ लोग। यानी आप सोचो कि इंडिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है शेयर बाजार खेलने वालों की। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी शेयर बाजार इन्वेस्टर की, वो कितनी है, 17 करोड़ की 18 करोड़ है। अच्छा। जिसके डीमेट अकाउंट इतने हैं हमारे इंडिया में, अच्छा। ये उसको पार कर गए। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये तो अभी की बात है, नेक्स्ट ईयर तो ये 40 करोड़ हो जाएंगे। तो जब इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप चला रहे हो तो लीगल करके उसका फायदा उठाओ। जॉब कितनी क्रिएट हो रही है। हाँ। कि भाई प्रमोशन वालों को मिल रहा है, ट्रेन में मिल रहा है। जो रिक्शे वालों को महीने का 5,000 मिलता था, रिक्शे वाला अपने हुड पे ऐड लगा के 500 कमा रहा है। बिल्कुल। टैक्सी वाले को कुछ नहीं मिलता था, पूरी टैक्सी रैप करा के 2,000 कमा रहा है। बिल्कुल। तो छोटे छोटा पानी पूरी वाला भी अपने आप एक बोर्ड लगा के 500 कमा रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हाँ। नो डाउट कि इसकी वजह से कुछ नौजवान बर्बाद हो जाएंगे, कोई सुसाइड कर लेंगे, लेकिन भाई वो तो कोई रास्ता नहीं है ना किसी चीज के डर से। दारू पी के लीवर खराब हो जाएगा, हम क्या दारू बंद कर दें। सिगरेट से फेफड़े खत्म हो रहे हैं, आप सिगरेट बेचना बंद कर रहे हो। हाँ। किस चीज से दुनिया बर्बाद नहीं हो रही। डांस बार में पैसे उड़ा के लोग बर्बाद हो रहे हैं, अपनी बीवी के गहने बेच रहे हैं। मुंबई में सारे डांस बार बंद करवा दोगे। इंडिया में कितने, कलकत्ता में चल रहे हैं, बेंगलोर में चल रहे हैं। एक ऐसी चीज बता दो इंडिया में कि जिसकी वजह से नुकसान नहीं है। बरोबर। आज गलत पनीर खा के लोग मर रहे हैं, क्या पनीर बेचना बंद कर दोगे आप। हाँ। आ रहा है ना पनीर चल रहा है पूरे कुछ तो YouTube पे। पनीर का तो चल क्या रहा है। असली पनीर खाना बंद कर दे। हाँ। रास्ता ये है कि रेगुलेट करो, उसके ऊपर लॉ बनाओ और उसको लीगल करके टैक्स कमाओ। लोगों को जॉब भी मिलेगी, देश को भी पैसे मिलेंगे। गैम्बलिंग रिस्पॉन्सिबल, मैं बोलता हूं, मैं दूंगा आइडिया कि कैसे रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग से लोगों को एजुकेटेड किया जाए कि जैसे आपको ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, उस तरह से ये भी सिखाओ कि भाई ज्यादा जुआ नहीं खेलना है, ज्यादा गेमिंग नहीं करनी है, एक लिमिट में करनी है। लेकिन वही है ना भैया कि लोगों को, बच्चों को लत पड़ जाती है, जहां पे वो 20 रुपए से 40 रुपए उसने एक बार कमा लिए, फिर उसके बाद वो कहता है मैं इस 40 का 80 करूं या 120 करूं। वो रास्ता वहां पे देखो, वो रास्ता गवर्नमेंट को देखना है। हाँ, कि 21 साल से छोटा आदमी आईडी ना बनाए। 21 साल से छोटा, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आज 7-8 साल से हम प्रमोशन लाइन में हैं। आज तक किसी मंदिर के 500 मीटर नजदीक, किसी स्कूल के नजदीक, किसी कॉलेज के नजदीक मैंने अपने प्रमोशन करने वालों को भी बोला है कि अगर तुमने ऐड लगाई तो देख लेना, गलती से भी नहीं। यूथ को कभी टारगेट नहीं। इवन मेरे हर वीडियो में, इस वीडियो में भी मैं स्टार्ट से यही कर रहा हूं। आप ये चीज पहले स्टार्ट में लगाना कि भाई, मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूं कि गैम्बलिंग में जीतने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि जुआ मत खेलो, जिंदगी में जुआ मत खेलो। फिर भी अगर आप खेल रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबल करो और पूरा नॉलेज लेके करो, अपना पूरा एनालिसिस करो, स्टेट्स पढ़ो, उसके बाद करो। और नौजवानों को तो बोल रहा हूं भाई, 21 साल तक क्रिकेट देखो ही मत। देखोगे तो बिगड़ोगे, देखो ही मत, मैं तो बोलता हूँ क्रिकेट। क्योंकि हमारा देश क्या है कि हमारे देश में क्या है कि आधे लोगों को बॉलीवुड जाना है और आधे लोगों को आईपीएल खेलना है। सही बात है। किसी को फौज में नहीं जाना है, किसी को पुलिस नहीं बनना है। क्यों भाई, देश की सेवा कौन करे जब आपको सट्टा खेल के पैसा मिल रहा है, जब आपको गाना गा के पैसा मिल रहा है। हाँ। आपको रैपर बनना है। हाँ। आपको मूवी में हीरोइन बनना है। लड़कियों को आधे कपड़े पहन के इन्फ्लुएंसर बनना है। हाँ। क्योंकि इजी मनी है ना। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई आर्मी में चला जाए, हर कोई पुलिस बन जाए, हर कोई आईएएस बन जाए। हर काम टफ है, ठीक है। ये काम थोड़ा ईजी है क्योंकि इसमें 2-3 महीने का कोर्स करके बंदा एक क्रिकेट एनालिस्ट का कोर्स करेगा तो 50,000 लाख लोगों की जॉब निकलेगी। क्योंकि 22 करोड़ लोगों को समझाना है कि भाई कोई कैसे जीतेगा या कैसे टीम बनानी है, कैसे प्लेयर सिलेक्ट करना है, पिच पहचाननी है। लेकिन एक जो सपना है ना हमारे देश में कि भाई आधे लोगों को बॉलीवुड में जगह मिल जाएगी, स्ट्रगल करते रहते हैं, या आधे लोग ऐसे हैं कि जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। आजकल ये भी ट्रेंड है कि सबको यूट्यूबर बनना है। या फिर मान लो कि तीसरा ये है कि सबको लगता है कि मैं थोड़ी क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं फैंटासी में पैसे कमा लूंगा, या फिर आईपीएल तो खेल ही लूंगा, मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ। तो भाई एक आदमी की जिंदगी निकल जाती है आईपीएल पहुंचने में। आप देखो ना, पूरे देश में नहीं करके 1 करोड़ लड़के होंगे जो क्रिकेटर रखते हैं और अच्छा खेलते भी है। मैं मानता हूँ कि आज जो खेल रहे हैं आईपीएल में, उससे अच्छे क्रिकेटर सड़ रहे हैं गलियों में।
लेकिन एक होता है ना कि थोड़ी पहचान भी चाहिए, थोड़ा लक भी चाहिए, जी। किसी की नजर भी पड़नी चाहिए। हीरा तब हीरा है जब जौहरी के हाथ में पहुंचे। अगर वो हीरा जौहरी के हाथ में ही ना पहुंचा तो किस काम का। तो बिल्कुल, पॉलिटिक्स भी है हर बिल्कुल। जगह पे। ये जैसे अभी आपने बताया कि बैटिंग ऐप इंडिया में इलीगल है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने भी कुछ बैटिंग एप्स की हैं जो कि प्रमोट की हैं, जी जी। जो कि उस वक्त शायद अपने को था, क्योंकि हर कोई कर रहा था तो मैंने भी करी। लेकिन फिर ये सुनने में आया कि लोग फंसे, कैसे उनको पुलिस उठा उठा के लेके गई है। पहली बात तो ये इलीगल नहीं है। इलीगल क्यों नहीं है कि हम सबके पास, इवन मैं भी जिसका प्रमोटर हूँ, हाँ जी। ठीक है, सीबीटीएफ नाम के जो भी प्रोडक्ट चलते हैं उसका मैं प्रमोटर हूँ, मैं Okay. ओनर नहीं हूँ। प्रमोटर बेसिकली क्या होता है, हाँ। ओनर प्रमोटर दोनों अलग होते हैं। ठीक मैं है। जैसे क्रिकेट एनालिस्ट हूँ, मुझे हाँ। लाखों लोग फॉलो करते हैं 40 देश से। जी। तो मेरे पास कोई आता है, जैसे जी। मेरे पास पारस भाई आ गए हाँ। कि यार मुझे आपका ब्रांड नेम यूज करना है, आपका फेस यूज करना है, हाँ। तो आप मुझे सीबीटीएफ नाम से क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैं हाँ। एक फीस लेता हूँ हाँ कि भाई साल का इतना आपका प्रॉफिट शेयर में लूंगा जी। या रेवेन्यू शेयर में लूंगा, जी। बदले में आप सीबीटीएफ यूज करो और मैं अपने फॉलोअर को बोलूंगा कि हाँ भाई इस जगह की गारंटी मेरी है, आप यहाँ पे खेलो। Okay, जैसे अमिताभ okay. बच्चन ने बोल दिया कि मैगी अच्छी है, कैडबरीज अच्छी है, उस तरह से एज अ ब्रांड एम्बेसडर। करेक्ट। बरोबर। हाँ। तो वो होता है, और उन सबके पास लाइसेंस है, सबके पास अकाउंटेंट है, सबके पास वकील है, माल्टा का, कुरासाओ का, वहां पे वो लोग टैक्स भी भरते हैं। अब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया का क्या लॉ है कि इंडिया ने जिसको बोल दिया कि ये गेमिंग है, फैंटासी है, पोकर है, रमी है, सब लीगल है। अगर जो बाहर से आ रहा है, भले बाहर लाइसेंस है हमारे पास, लेकिन वो इंडिया में कहीं ना कहीं उनको टेक्निकली इलीगल गिना जाता है कभी कभी। ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि उसकी ऐड कितनी भी कर लो, हाँ। ऐड में कुछ नहीं होता। हाँ। आप जैसे बोल रहे हैं, देखो जो पकड़ा हाँ। गया वो चोर वाली बात है। आज इतने बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने ऐड कर ली, इतने हाँ। इन्फ्लुएंसर तो आज भी कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, आज भी चल रही है। बिल्कुल बरोबर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि 1000 में से एक को या दो को पकड़ के ये बोला जाता है तुमने क्यों की। अरे भाई एक बात बताओ, अगर क्यों की बात हो रही है तो मेट्रो में चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है, हर जगह ऐड चल रही है, आपके रेडियो सिटी में चल रही है। सही बात है। उनको क्यों नहीं कोई बोल रहा? बिल्कुल। उनको क्यों नहीं कोई बोल रहा? अगर गलत है तो सबके लिए गलत है। सही बात गलत है तो आधा गलत। मैं वही बोल रहा हूँ भाई कि हमारे इंडिया में तकलीफ ही ये है, कायदे भी आधे गलत है आधे सही है। किसी को पता है आधी गैम्बलिंग लीगल है आधी इलीगल है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर भी आधे इलीगल कर रहे हैं आधा लीगल कर रहे हैं। एक्चुअली आधा कुछ नहीं होता। हाँ। ये सब मैनिपुलेट करने वाली बातें हो जाती है जो आधे आधे वाली हुई ना। आधा यानी गलत, बस मुझे इतना पता चलता है। ओके ओके। और ये तो कोर्ट में ही साबित होगा। देखो हम तो कोर्ट में जा चुके हैं। अच्छा। हमारा इंडिया के 2-3 कोर्ट में चल रहा है। हाँ। जहाँ पे हमने डाल रखा है जी। बरोबर कि भाई किसी पे भी अगर एक दो फर्जी केस हो रखे हैं तो ये हटाओ। हाँ। आपको कोई पेनल्टी है तो ले लो, कोई टैक्स बनता है तो ले लो। जी। आज सोचो यार, अगर इन लोगों ने ये कायदे की टेढ़ी मेढ़ी वजह से ही लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाके बाहर टैक्स भरते हैं। हाँ। आज मैंने दुबई में करोड़ों रुपया टैक्स भर दिया, आज मैं माल्टा में टैक्स भर रहा हूँ। ओके। यही अगर मैं इंडिया होता तो आज तक मैं 200 करोड़ तो इंडिया में टैक्स भर दिया होता। सही बात बट कोई समझने को ही तैयार नहीं है बात को। अगर आप समझोगे तो आप हमसे इतना इनकम टैक्स ले लेते, इतना जीएसटी ले लेते, वहां हम प्रॉपर्टियां लेते। आज क्यों हमने 1 रुपए की प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं लेंगे? क्योंकि आपने किया ही वो ना कि बंदा डर के भाग जाए आपसे। आप उसको प्यार से रखो ना, जो आपकी टैलेंट है। भाई एक सोचो, एक बदनसीबी की बात हो रही है कि एक 8वीं पास आदमी, 8वीं पास गुजराती मीडियम आदमी अपनी मेहनत से 10 साल रिसर्च करके 15 साल बाद इंस्टाग्राम पे जिसको 40 देश के 25 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। 25 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट लवर लोग। चैट जीपीटी पे डीप सीक और ग्रोक जो अभी वर्ल्ड में टॉप 3 है जी। उस पे आप डालोगे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर क्रिकेट एनालिस्ट, सबसे बेस्ट कौन है, तो मेरा नाम आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एज अ इंडियन मैं प्राउड हूं कि मैं इंडियन हूं। मेरे हर क्लब में इंडिया का झंडा है। जी। हर 26 जनवरी को कॉन्सेप्ट होता है। जी। और मैं इंडिया के लिए क्या क्या करता हूं बताने बैठूंगा नहीं फिलहाल में। जी, जी, आगे जी। की बात है। देखा है भैया मैंने। आपने गाने भी देखे, मेरे चैनल पे गाने भी है, मोदी सरकार पे जी, भी गाने हैं। जी। और मैं बहुत बड़ा फैन हूं बीजेपी का। जी। लेकिन कहीं ना कहीं दुख ये होता है कि यार ये सब मैं इंडिया में रह के करता ना तो इंडिया के लोगों का और होता कि भाई मैं और टैक्स भी भरता और भला हो जाता। सही बात है। लेकिन कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से लोगों को भागना पड़ता है ये साबित करने के लिए। तो बात ये है यार कि वहां रह के करते तो और मजा थी। बोलते हैं ना कि जो बाहर से कर रहे हो अपने देश के लिए करते। आज देखो ना कितने लोग डॉक्टर बनने के लिए यूएस जाते हैं, आईटी इंजीनियर बाहर जाते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे आ रहा है कि हर साल 5000 मिलियनर बिलियनर इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। क्यों? हाँ। किसी का रीजन है, किसी का रीजन पॉल्यूशन है, किसी का रीजन यहाँ के ढेर सारे टैक्सीज हैं, किसी का रीजन गड्ढे वाली सड़क है, किसी का ये है कि शूटर आके घर के बाहर गोलियां चला रहा है। बिल्कुल। तो किसी का रीजन ये है कि रात को कोई नवाबजादा गाड़ी दारू पी के ठोक के चला जा रहा है आपको। तो ये सारे अलग अलग रीजन है। मेरा रीजन इनमें से कुछ नहीं है। मेरा रीजन ये था कि मैं ईमानदारी से धंधा करना चाहता था, टैक्स भी भरना चाहता था। लेकिन मैं जब इनकम टैक्स वालों के पास गया तो उन्होंने मुझे बिल इतना बड़ा पकड़ा दिया जो मेरी इनकम से ज्यादा था। अच्छा। हाँ,
एक इनकम टैक्स ने बिल ही इतना बड़ा पकड़ा दिया। एज अ एनालिस्ट में 2012 से 2016 इंडिया ही रहता था। थोड़ा इस बारे में मुझे बताओ ना कि जैसे आपने कैसे इस चीज के लिए आप इनकम टैक्स वालों के पास गए और आपने बताया उनको कि देखो आई डू दिस। देखिए, मैं आज आपके चैनल पे एक बड़ी बात बता रहा हूँ जी। पहले एक चीज बता दूं, लोग बोलते हैं ना कि पुलिस गलत होती है। भाई पुलिस से अच्छा कोई नहीं है। आज तक किसी पुलिस ने मुझसे 100 रुपया रिश्वत नहीं मांगी, ना मैं इंडिया में था तब ना अब। पुलिस ने कभी नहीं मांगी, ना किसी नेता ने मांगी। लेकिन दो थे, हाँ दो। एक इनकम टैक्स ने शुरू में मुझे भगाया। हुआ क्या कि मैं एज ए एनालिस्ट काम करता था 2012 से 2016। मैं लोगों से पेड पैसे लेता था, मंथली 30,000 20,000 पर पर्सन। ओके। तो उस टाइम पे मेरी इनकम जो थी वो मान लो कि साल की तब भी करोड़ों में थी। मैं मुंह पे बोलता हूँ, ठीक है, साल की करोड़ों में मैं एज ए एनालिस्ट पैसे लेता था। अभी की तो बात ही छोड़ दो, अब तो मैं फ्री में देता हूँ 7-8 साल से, क्योंकि मुझे प्रमोशन से इतना पैसा मिलता है कि मैं टिप का पैसा नहीं लेता हूँ, लोगों को नॉलेज फ्री में देता हूँ। ठीक है, बरोबर। 50 लोगों की टीम रखी हुई है मैंने, फिर भी मैं फ्री में करता हूँ। तो मैं उसके पास गया, मुझे एक नोटिस आई। तो मुझे इनकम टैक्स की नोटिस 4 साल बाद आई कि भाई आपके ऊपर हमने 27 करोड़ का टैक्स लगाया है। कितना? 27 करोड़ का। और टैक्स है, ये इनकम नहीं है, टैक्स है। जबकि मैं रिटर्न फाइल करता था 10 साल से, हर साल भरता भी था। मेरे 2 बिजनेस दूसरे भी थे, इमिटेशन ज्वेलरी का भी था। मैं राखियां भी सप्लाई करता था पूरे इंडिया में। मतलब इमिटेशन ज्वेलरी आती है और राखी आती है, जो राखी का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं गया, मैंने उनको पूरे बिल दिखाए 4 साल के। मैंने बोला सर मेरे 5 अकाउंट है, जिसमें मैं 2 में एनालिस्ट का पैसा लेता हूँ और ये मेरा एनालिस्ट का पैसा है। और एनालिस्ट भी फ्री नहीं बनते, साल में 15 जगह मुझे फ्लाइट में जाना आना, होटल होती है, खर्चे होते हैं, स्टाफ रखना पड़ता है, महंगे लैपटॉप होते हैं, बहुत सी चीजें होती है। बिल्कुल बरोबर। तो मैं बोला ये सारे एक्सपेंस निकालने के बाद मैं नो डाउट करोड़ों रुपए कमाया हूँ। मान लो मैंने साल के 20 करोड़ रुपए कमाए, आपके स्लैब में मेरा 30% बनता है, मैं 5-6 करोड़ भरने को रेडी हूँ। सही बात है। सोचो कोई आदमी जा रहा है कि भाई 20 करोड़ कमाए मैंने, कबूल कर रहा है, हाँ, नहीं सही बात एनालिस्ट, और मैं 6 करोड़ टैक्स भरने को रेडी हूँ। उस टाइम का स्लैब क्या था मुझे नहीं। हाँ। तो मुझे कहा जा रहा है कि भाई 27 करोड़ हमारे हिसाब से टैक्स निकलता है, क्योंकि आपके सारे अकाउंट में 5 साल में 70-75 करोड़ रुपया आया है। अच्छा। तो मैंने बोला भाई मेरे पास बिल है, मेरे दूसरे भी तो बिजनेस है। हाँ। मैंने आज दूसरा बिजनेस किया है, ये मैंने माल लिया है, यहाँ से राखियां बनवाई है, उसका पेमेंट किया, सारे बिल थे मेरे पास। बोले नहीं 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 नहीं, वो सब आप साबित करते रहे ना, हमने तो 27 करोड़ टैक्स निकाला है। और रातों रात मेरे सारे बैंक अकाउंट माइनस 27 करोड़ में चले गए। मतलब 40 लाख बैलेंस थी, आज भी 26 करोड़ 60 लाख माइनस में है। ये अकाउंटों को माइनस में ले गए। सोचो आप कितना बड़ा जोक है। खर्चे इतने थे उस टाइम पे भाई कि आप अलग अलग ग्राउंडों में जा रहे हो, वहां पे विजिट कर रहे हो, किसी से पिच रिपोर्ट लेने के लिए भी उसको गिफ्ट देनी पड़ती है। बिल्कुल, आज कोई पिच क्यूरेटर है, उसको अगर पूछना है कि भाई मुझे टिप देनी है अपने फॉलोअर को, भाई तू बता ये पिच का नेचर कैसा है। मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ पिच को, मैनिपुलेट करूंगा तो फिक्सिंग है। अगर मैं नेचर पूछ रहा हूँ कि ये बॉटिंग है, बॉलिंग है, तो मैं ले सकता हूँ। तो नॉलेज के लिए भी उसको गिफ्ट देनी पड़ती है। इस तरह से तरह तरह की गिफ्ट्स होती है। आज टीम मैनेजमेंट होते हैं आईपीएल के, मान लो उसके अंदर कोई बंदा स्टाफ है, उसको मान लो कि कोई गिफ्ट दे दी, कोई मोबाइल दे दी, आईफोन, तो बदले में यही पूछना होता है कि भाई क्या लगता है कल की 11 कैसी रहेगी, कल का पिच कैसा रहेगा। भाई हमें तो लोगों को एनालिस्ट के तौर पे टिप देनी है। हम थोड़ी ये बोल रहे हैं कि पिच बदलो या किसी खिलाड़ी को आउट करवाओ, वो फिक्सिंग है। आप नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज बांट रहे हो, वो भी फ्री में, तो वो लीगल है। ठीक है, अब बात आते हैं। तो मैंने उसको बोला कि अब किया क्या जाए। तो बोले भाई कुछ नहीं, इतना टैक्स है, इतनी पेनल्टी है, अगर 27 का मिनिमम भी निपटाओगे तो 18-19 होगा। मैं बोला भाई देखो, मैंने तो सारे खर्चों के बाद, और ये बिजनेस इमिटेशन ज्वेलरी में 5% तो मार्जिन है। मेरे उस अकाउंट में आ रखे हैं 40 करोड़ रुपए। तो 40 करोड़ पे मैंने 5% मार्जिन 2 करोड़ कमाया है। तुम मेरे से कितना टैक्स मांग रहे हो? मैं तो नहीं भर सकता इतना। तो बोले कि तो फिर बाहर मिलो, रफा दफा कर देंगे आपका जो है वो। वही बात हुई। तो रफा दफा करने का भी मुझसे 5-10 मांगा गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सोच के बताता हूँ। और उसी टाइम पे नोटबंदी आ गई। तो नोटबंदी के बाद वैसे ही मेरा एनालिस्ट का काम बंद हो गया, क्योंकि नोटबंदी के बाद जब बंदे के पास बुक ही नहीं रहा, कैश थी नहीं, तो बुक ही नहीं रहा, बुक ही कोई बैंक में तो लेन देन करेगा नहीं नोटबंदी के बाद। तो मेरा एनालिस्ट का काम ही खत्म हो गया। मैं बोला चलो अगर यहाँ पे लोग इसी तरह से व्यवहार करने वाले तो हम दुबई चले जाते हैं। मैं दुबई गया और दुबई अपना पूरा सेटअप कर लिया मैंने एनालिस्ट का, और ये जो भी था वो, और अपनी ब्रांड बना ली। वहाँ पे जाके मैंने ऊपर वाले की दया से, भोलेनाथ की और माता जी की दया से जो भी अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। वही चीज मैं इंडिया में करता। आज मेरे 10 क्लब इंडिया में होते। मेरी टूरिज्म जो दुबई में चल रही है इंडिया में चल रही होती। जो टैक्स में वहां भर रहा हूँ इंडिया में भरता। ओके। तो भैया अभी आपका दुबई में यही वाला बिजनेस है कि आप एनालिस्ट हैं दुबई में? नहीं, दुबई में एनालिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पे तो कोई फैंटेसी भी लीगल नहीं है। तो फिर क्या दुबई में हमारे इवेंट कंपनी है, जिसमें आपको पता है मेरे इंडियन क्लब है, शीशा लॉन्ज है, और रूफटॉप्स है, और बीसीसी म्यूजिक फैक्ट्री जो चैनल है वो तो चलो लॉस मेकिंग मशीन है, लेकिन क्लब का बिजनेस है। उसके सिवा इवेंट्स करते हैं हम बड़े बड़े,
और टूरिज्म कंपनी है हमारी एक्सोटिक हॉलीडेज बाय CBTF, जिसमें हमने मतलब आज तक जितने भी दुबई में सेलिब्रिटी आते हैं, इवन सलमान खान, जैकलिन फर्नांडीज या जो भी बड़े बड़े आते हैं, सबकी टिकट्स वगैरह हम ही करते हैं। हाँ, वो तो आपने तो वो भी भी मुझे एक ऑफर अच्छा हमारा किया था। बिजनेस है। हाँ हाँ जी, बस तो वही आऊंगा हमारा वो मैं, बिजनेस भी हाँ, है हाँ, और ये है। हाँ। अच्छा, बाकी एनालिस्ट का बिजनेस तो ऐसा है कि वो तो ग्लोबल है। हाँ, एनालिस्ट का बिजनेस है ग्लोबल। हाँ, तो उसमें 40 देश के फॉलोअर जब आपको फॉलो करते हैं, हाँ, तो हर ब्रांड का प्रमोशन का काम मिलता है। कभी रील डाल दी, कभी किसी की पोस्ट डाल दी, किसी के लिए वीडियो बना दिया। जो आप लोग करते हो वही हम करते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम बाहर करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा भैया, मुझे एक और बात याद आ रही है, दुबई में ना डांस बार्स भी बहुत हैं, जो ज्यादातर बुकी और इन सब के होते हैं। इसके बारे में कुछ बताओ, ये नहीं, बुकी डांस के बार नहीं क्यों होते हैं, बनाते बुकी हैं? लोग आते हैं वहां पे। हाँ, बुकी मतलब लोग ऐसे, आते हैं, बुकी के तो ज्यादा नहीं होंगे, 2-3 ही होंगे। हाँ, मतलब मैंने देखे हैं कि 1-2 बुकी हैं जिनके खुद के वहां पे ऐसे डांस बार्स हैं, प्लस ऑफ कोर्स बुकीज आप वहां पे मुझे पहुंचे कहना होते चाहते हैं। हो मैं नहीं एनालिस्ट हूँ, बुकी मत बोलो नहीं। मुझे। आप बुकी नहीं हो, आप तो एनालिस्ट ही हो। हाँ, और मुझे मुझे तो 2 चीजों आज से नफरत है। कोई मुझे टिप्पर बोलता है तो बुरा लगता है, यार टिप्पर बड़ा चीप वर्ड है। ठीक डिपर है वो ना? क्या होता है? जैसे डांस बार को मुजरा बोलो तो खराब हो जाता है ना, वैसे अच्छा। दुबई में क्या है, देखो चीप लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अरे मुजरा, मतलब मुजरा नहीं बोलो, डांस बार नहीं, वो इंडिया में। देखो मुजरा क्या होता है, जो बॉम्बे में चलता है ग्रांड रोड पे, ओके। जो हाथ में गजरा वजरा पहन के, जो आपने पुरानी आहा, मूवियों में देखा ओ है, या, चीप लोग होते हैं, पान गुटखा थूकते रहते हैं, अच्छा, बरोबर, अच्छा, मुन्नी बाई होती है जहाँ पे, वो हाँ, चीप है। हाँ, ठीक है, वो सी ग्रेड पे। अब बी ग्रेड में क्या आता है, सेंट्रल आप चले जाओ या दहीसर चले जाओ, जहाँ के डांस बार होते हैं, जहाँ पे हर चीज गलत होती है, बंदा हाथ में हाथ डाल रहा है, कमर में हाथ डाल रहा है, पप्पी भी कर ले रहा है, वो ओ, बी ग्रेड है। जो ओके, दुबई में शायद होगा तो भी दे रहा है, साइड में होगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं ए ग्रेड की। ए हाँ, ग्रेड क्या होता है, जो बॉम्बे में भी बहुत लिमिटेड है, हाँ, जो पोश एरिया में होते हैं, ओके, जो दुबई में होते हैं ना, उसको जो भर दुबई में होते हैं हाई एंड, हाँ, मतलब हाँ, एक एक बार की वैल्यूएशन 15 करोड़ 20 करोड़ है, जो क्या? वैल्यूएशन है वो। हाँ, 15-20 करोड़ की, और जबकि वो चीज खुद की नहीं है। आपको दुबई की एक खास बात बताऊं, सारे डांस बार भाड़े पे होते हैं, आप कभी खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो तो अरबी के नाम पे होते हैं। हाँ, हाँ, आप उसको लेते हो, उसके अंदर आप इंटीरियर करवाते हो, तो उसकी ब्रांड वैल्यू बनती है। जैसे अभी मेरे क्लब की ब्रांड वैल्यू किसी की 5 मिलियन है, मिलियन में छोड़ो, इंडियन में बताता हूँ। जैसे किसी क्लब की वैल्यू 10 करोड़ है, किसी की 12 है, जगह भाड़े की है, कभी भी हाँ, कोई मुझसे छीन सकता है। लेकिन वहां पे पगड़ी सिस्टम है कि भाई आपने की मनी है, मैंने किसी को बेचा, किसने किसी और को बेचा, वो है रेंट पे ही, लेकिन एक हाँ, दूसरे को बेच के उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैल्यू बढ़ेगी। ओ, हाँ, ओके, तो मेरे उस तरह के 2 क्लब है। हाँ, और बाकी जो होते हैं वहां पे फैमिली आती है भाई। हाँ, मतलब आप सुनो, बाप अपनी बीवी के साथ अपने बेटी बेटे को लेके आते हैं, तो सोचो, आप इमेजिन करो, इंडिया के डांस बार में कोई जा सकता है अपनी बेटी को लेके? मैं तो आपके आपके इम्पॉसिबल। आपके डांस बार में तो मैं गया था, ले गए थे ना मुझको, जब हमने गाना भाई वाना शूट फैमिली, किया था। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेज होता है। हाँ, इंडिया में और हमारे में क्या फर्क है कि दुबई में एक सबकी परमिशन लगती है, जी, आर्टिस्ट परमिशन बोलते हैं, जिसमें जी, लड़के लड़की दोनों डांस करते हैं, सिर्फ लड़की नहीं होती, हाँ, लड़के भी करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, माइक पे एंकर होता है, जी, सबकी आर्टिस्ट परमिशन होती है, डीजे की। उसके बाद एक, जिस दिन वो दुबई में एंटर होंगे, आपकी परमिशन लग गई, जी, जब वो दुबई छोड़ेंगे तब तक की जिम्मेदारी आपकी है। अगर उस लड़की को कुछ भी हो गया, कुछ भी हो जाता है, तो जिम्मेदारी पूरी आपकी, आप जेल में जाओगे। हाँ, तो सोचो कितनी सिक्योरिटी में उनको बस विला से क्लब लाती है और क्लब से विला लेके जाती है। हाँ, और उनको रखने का, उनको बाहर जाना भी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वो हाँ, बाहर गए और उनको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? राइट, मैनेजमेंट की। तो वो राइट, जाते भी हैं तो सुपरविजन में जाते हैं, बस के अंदर, जिसके अंदर प्रॉपर 2-3 स्टाफ साथ में जाता है, बाउंसर साथ में जाते हैं। शॉपिंग करने भी उस तरह से महीने में 2-3 बार जाते हैं, जब अच्छा, तक वो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। और हाँ, क्लब में भी ऐसा है कि 3 से 4 फुट का डिस्टेंस होता है पब्लिक के बीच में और लड़की के बीच में। जो जी, फरमाइश होती है उसके ऊपर वो प्रॉपर उसका गेटअप होता है, अंदर ब्यूटिशियन होती है, वो रेडी करती है, जी, और रेडी होके वो परफॉर्मेंस करके वापस अंदर चली जाती है। जी, तो ये फर्क है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो मुजरा, डांस बार, और ये इसको हम बोलते हैं इंडियन नाइट क्लब। मैं तो इवन लिखवाता हूँ हाँ, इंडियन आर्ट क्लब, क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ पे भाई महादेव के गाने होते हैं, आपने तो देखे होंगे हाँ, अगर आप कभी बिल्कुल, दुबई बिल्कुल, गए। अरे बिल्कुल, बिल्कुल, भाई बम बिल्कुल, बोले होता है, महादेव का तांडव होता है, और भाई इतने सेलिब्रिटी आते हैं। मतलब मेरे क्लब में तो इतने फिल्म स्टार आज तक आ चुके हैं। हीरोइन में नाम नहीं लूंगा, मिस वर्ल्ड बनी हुई हीरोइन भी बुर्खा पहन के आती है हमारे यहाँ डांस देखने। अब आप समझदार हो, समझ गए होंगे मैं साथ ही कि तो मिस आया वर्ल्ड था। बनी हुई, मिस यूनिवर्स बनी हुई कौन है। तो बुर्खा पहन के आते हैं हमारे यहाँ पे, बैठते हैं। अरे पॉलिटिशियन, पुलिस, सब आते हैं, जो भी दुबई आते हैं ना, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। जी, और ये जी, अच्छी जी, जगह है, क्योंकि अब जी, लोग अपनी बेटी को लेके कब बैठ सकते हैं? जी, अच्छी जगह होगी तो ही बैठेंगे जी, ना। जी, जी। चीप तो जगह भैया पे मैंने थोड़ी कोई वहां पे ना बैठेगा। एक और चीज देखी थी कि जैसे जब मैं भी जब आया था सबके साथ में, तो वहां पे एक वीडियो बनाना अलाउड नहीं होती, क्यों? उसका रीजन मैं बताता हूँ कि एज पर दुबई गवर्नमेंट का जो लॉ है कि स्टेज पे सिंगल सोलो लड़की डांस नहीं कर सकती। ओके, कम से कम 2 होनी चाहिए, या ओके, 2, 3, 5 का 10 का ग्रुप होना चाहिए। ठीक अब है, होता क्या है कि कोई गेस्ट ने आके मान लो फरमाइश की
कि मुझे सोलो आइटम नंबर देखना है, ठीक है। जैसे आपको मान लो कि मन कर गया कि मुझे आइटम नंबर देखना है, हाँ। किसी को भक्ति वाला गाना देखना है। अब हाँ। शिव तांडव एक लड़की कर रही है, वो सोलो है, हाँ, सोलो इज इलीगल, तो ये ट्रिकी है, सोलो इलीगल है। ओके, तो उस टाइम पे किसी ने अगर वीडियो बना दिया ना, तो क्लब को 20,000 से 50,000 दिरहम का, यानी इंडिया के 12 लाख का फाइन पड़ जाएगा। अच्छा जी। तो उतना मार्जिन हमको लेना पड़ता है। देखो ऐसा नहीं है, कोई भी क्लब वाला करेगा ना तो उसका भी एक रूल है, उसका भी एक अच्छा टोटका है कि मान लो कि बीच में अगर वो मेन डांसर कर रही है, साइड में 2 लड़की भले खड़ी रह जाए, हाँ वो साइड में 2 कोने में अगर खड़ी रह गई तो वो हो गया ग्रुप डांस। 3 लड़कियां स्टेज पे खड़ी होनी चाहिए, हाँ, ये टेक्निकल है। वो मैंने देखा था, हाँ। मैंने देखा था। वो इंडिया की तरह इफ एंड बट वाला है, जो जुआ कैसे हाँ। लीगल इलीगल, वैसे यहाँ पे भी 3 लड़की भले खड़ी हो, नाचे हाँ। भले एक। तो भैया ये इन लड़कियों को और इन लड़कों को हायरिंग कहाँ से करते हो? क्योंकि जो मैंने देखा था ये मोस्टली इंडियंस या पाकिस्तानी या इनकी फिर एजेंसियां होती है, मैन पावर सप्लायर है इंडिया में, जो सिंगापुर, दुबई, जितने भी देशों में डांस बार चल रहे हैं या नाइट क्लब चल रहे हैं, वहाँ के लिए वो लोग लड़कियां भेजते हैं। उनकी 3 महीने की कुछ 1 लाख कमीशन होती है, वो अपनी एजेंट कमीशन लेते हैं। और देखिए जिम्मेदारी उनकी होती है कि एडवांस सैलरी दी तो आर्टिस्ट आ जाएगी। मान लो 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आई है तो 2 महीने काम करेगी कि नहीं। बीच में अगर कोई भी किसी के भाई घर पे कोई ऑफ हो गया, किसी की तबीयत खराब है, तो हम उनको भेज भी देते हैं। सीधी सी बात है, किसी को जबरदस्ती तो 1 दिन भी नहीं रख सकते। ओके। और दुबई के लॉ भाई इतने स्ट्रिक्ट है ना कि आप अगर किसी आर्टिस्ट के साथ कुछ भी गलत करने का कोशिश करोगे, हाँ, समझ लो उसने एक कॉल अगर घुमा दिया, एक कॉल, सिर्फ एक कॉल करना है, 999 जैसा जो होता है ना, हाँ, कि भाई हाँ, मैं इस क्लब में आर्टिस्ट हूँ और मेरे को ये दिक्कत है, तो पुलिस ने आके आपके विला की और आपके क्लब की बैंड बजा देनी है और लॉक सीधा 3 महीने। ओके। और ज्यादा सीरियस हुआ तो आप गए जेल में। ओके। तो भैया ऐसा नहीं होता कभी कुछ लड़कियां जैसे आती होंगी डांस के लिए, जो कि आपकी डांसर्स होती होंगी, और उनको जैसे किसी बहुत बड़े आदमी ने आके पैसे ऑफर कर दिए खूब सारे, और बोला कि आ जाओ, तो ये चीज आपके यहाँ पे अगर आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर 12 महीने में 12 केस होते हैं। अच्छा, होते 12 हैं? महीने में 12 केस होते हैं। अच्छा, ये रेगुलर है, इसको हमारे में रिटायरमेंट प्लान बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब फिर वो लड़की रिटायर है कि ये अब तो घर देखो जाओ फिर भाई अपने। क्या है, देखो एक चीज आपको समझाता हूँ कि मान लो कि कोई बॉलीवुड में काम कर रहा है, हाँ। जैसे बड़ी से बड़ी हीरोइन है, हाँ जी। शादी हुई और सडनली उसने मूवियां छोड़ दी। हाँ। ढेर सारे ऐसे नाम है बॉलीवुड में, आप जानते ही हो कितने सारे नाम है। हाँ। कि शादी हुई और उसके बाद उसने मूवी करना छोड़ दिया, पति ने बोला भाई मुझे नहीं पसंद है हाँ। कि तू स्टेज में किसी हीरो के साथ डांस करे, किस करे। हाँ। सेम डांस बार में ऐसा है, किसी आदमी का करोड़पति अरबोपति या किसी बड़े बुकी का किसी का दिल आ गया, बोल दिया भाई तू काम छोड़ दे, तेरी जो भी नीड है मैं पूरी कर दूंगा, तू अब मतलब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो भाई तू किसी के सामने अब क्यों डांस करेगी, क्यों स्टेज पे बैठेगी। सही बात है, सीधी सी बात है। सही बात है। तो उस तरह को बोलते हैं रिटायरमेंट प्लान, वो चलता रहता है, वो हर इंडस्ट्री में होता है, बॉलीवुड में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट पर है। एक बात मैं आज आपके पॉडकास्ट पे ओपनली कहना चाहूंगा, जो लोग, मैं सबको बोल रहा हूँ ऑडियंस को, जो लोग किसी भी बार डांसर को चीप बोलते हैं या उसको एक अलग नजर से देखते हैं कि यार ये लड़की ऐसी है वैसी है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो हीरोइन करोड़ों लोगों के सामने, आज मूवी को करोड़ों लोग देखते हैं, बिल्कुल, वो चाहे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार की बहू क्यों ना हो, हाँ, उसने लिप किस किया हुआ है मेरे ख्याल से ऑन स्क्रीन, जी ठीक है? जी जी, बरोबर। आप उसको तो सती सावित्री मानते हो, उसको इतनी इज्जत करते हो, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो या कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन समझदार लोग समझ गए। तो भाई एक बार डांसर जो अपने भाई का, माँ का या छोटी बहन का पेट पालने के लिए स्टेज पे काम कर रही है, वो तो लिप किस भी नहीं कर रही है करोड़ों लोगों के सामने। सही बात वो है। सिर्फ मान लो अगर किसी ने हॉट सॉन्ग कर भी लिया, साड़ी पहन के टिप टिप बरसा पानी कर भी लिया गेस्ट के लिए, तो वो कैसे चीप हो गई। हमारे संस्कार है, हमारी नजरें हैं जो लड़की को चीप बनाते हैं कि आधे कपड़े वाली चीप है, क्लीवेज दिख रहा है तो चीप है। इंस्टाग्राम पे मैं पढ़ता हूँ कमेंट, भाई साहब एक बात बोलो, अगर आपकी बहन कल अगर आधे कपड़े पहन के खड़ी रह जाएगी तो आप उसको 2 थप्पड़ ही मार लोगे, लेकिन कोई और उसको बाजारू बोलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। बिल्कुल। तो जब भी कभी किसी पे कमेंट करो ना, किसी लड़की पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे करो चाहे किसी बार डांसर को करो, तो ये ध्यान में रखो कि वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रही है या किसी भी काम से कर रही है, चलो खुद के मेकअप के खर्चे के लिए कर रही है, इंडिपेंडेंट होने के लिए कर रही है, आप उसको को जज करने वाले कौन होते हो। सही बात है। और अगर वो गलत है तो फिर वो हर हीरोइन गलत है, जिसने आज तक बेडरूम सीन किए है, जिसने आज तक लिप किस किए है, वो सारी हीरोइनें भी बुरी है, तो फिर उनको भी सेम नजरों से देखो। मैं तो ये बोलता हूँ, सही बात है, सही बात भेदभाव है। मत करो। भैया अभी आप इतनी बातें एकदम खुल के बोलते हो, है ना, बिना डरे बेबाक, तो अभी एक और बात करते हैं, जो अभी रिसेंटली हादसा हुआ है पहलगाम वाला, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे। देखिए पहले तो मैंने इसके ऊपर 2 दिन पहले रील भी बनाई थी बहुत अच्छी, कि हम इंडियन कुछ ऐसे ही होते हैं। मैं पहले तो है ना तहे दिल से माँ आशापुरा से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ्स को, बच्चों को, जिन जेंट्स के साथ ये हुआ है, एक दुबई के भी हमारे फ्रेंड थे, लविन दुबई वाले शायद या कोई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि इस हादसे को भूल सके, क्योंकि इनकी नज़रों के सामने हुआ है
और जो हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है कि मजहब पूछ के ये चीज़ हुई है। तो टेररिस्टों ने इस बार तो हद ही कर दी है। और मैं गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा अमेरिका से सीखिए, थोड़ा अमेरिका से। क्यों हम बोलते हैं कि अमेरिका इज ग्रेट? लोग बोलते हैं आप अमेरिका को हमेशा ग्रेट बोलते हो। मैं क्यों अमेरिका को ग्रेट बोलता हूँ? टैक्स तो वो भी सेम ले रहे हैं, 30% 40% जो हमारे देश में वही है। फर्क इतना है कि उनके यहाँ पे किसी ने 2 प्लेन ठोक दिए तो उन्होंने 5-10 साल में बंदे को ढूंढा और पाकिस्तान में घुस के एबटाबाद में जाके उसे घर के ऊपर बम गिरा के उसकी लाश तक को लेके पूरी दुनिया को दिखाई और पब्लिक को ये दिखाया कि देखो हमारे आदमियों को मारोगे तो ये होगा। 5 से 10 साल के भीतर देश के अंदर बीच में घुस के मारा है। हाँ बिल्कुल। हमारी पुलिस पूरी तरह से कैपेबल है, हमारी मिलिट्री मोर देन कैपेबल है और मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे देश की मिलिट्री बेस्ट है, अमेरिका के टक्कर की है। तो हमारे देश की मिलिट्री पूरी तरह से कैपेबल है, हमारे देश की पुलिस कैपेबल है, बरोबर। हमने इतने बड़े बड़े गैंगस्टर पकड़े हैं और हम बहुत सारे क्राइम रोकने में सफल होते हैं, बरोबर। तो क्यों हमें हर बार ये सोचना है 2 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, पानी रोकेंगे, पीओके में घुस के हम ये करेंगे? भाई एक बात बताओ कि अगर मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये बाजू में मेरा घर के बाहर आंगन है, ये मेरा घर है, ये हमारा कश्मीर है, मतलब इंडिया का ही भाग है कश्मीर, तो पहलगाम हमारा ही है, ये पीओके है, ये हमारा आंगन है, आंगन पे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है, मतलब 10-20 साल 50 साल से पड़ोसी मेरे आंगन में आके बैठ गया है और मैं भी रोज उसको बोलता हूँ कि यार तू मेरा देश छोड़ के चला जा। कभी हम लड़ते झगड़ते, वो कभी मेरे घर में पत्थर फेंक रहा है, कभी मेरे घर में आम की गुठलियाँ फेंक रहा है, कभी थूक रहा है। मैं हर बार उसको बोलता हूँ अब तो ये कर दूंगा, अब तो वो कर दूंगा। अभी वो अंदर घर के अंदर आके मेरे भाई को थप्पड़े मार के चला गया, तो मैं जाके एक सर्जिकल स्ट्राइक भी करके आया अपने आंगन में, ठीक है। वो आंगन मेरा ही है, आंगन के बाहर जो है ना वो उसका देश है। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम हैप्पी हैं कि हमने पीओके में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देखो मेरे को हेट मिलेगा, नीचे कमेंटें मिलेगी कि आप हमारी मिलिट्री के इतने बड़े कारनामे को छोटा बोल रहे हो। मैं छोटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने जो उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की थी बहुत बड़ी चीज़ थी, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि हमने अपने आंगन में बैठे हुए घुसपैठियों को मारा, वहाँ चल रहे आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वो एक बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट था हमारा। लेकिन वो दिन कब आएगा जब हम आंगन को कूद के वहाँ जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि भाई ऐसे हमले होंगे तो हम आपके घर में भी घुसेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी मिलिट्री ग्रेट है, वो हमेशा बोलते हैं नेताओं से, और पहले के नेताओं से तो ये 15 साल से मोदी जी के आने के बाद बहुत अच्छा है, बीजेपी आने के बाद, कि पहले से एक्शन ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मैं तो देखो उस जगह से आता हूँ, गुजरात से, कि जहाँ पे मैंने पैदा होकर सिर्फ दंगे ही दंगे देखे हैं। मतलब साल में आधे दिन दुकानें बंद रहती थी दंगों में, बरोबर। और आज 15-20 साल से अमन है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने अमन कर दिया, बरोबर। तो वही मैं चाहता हूँ कि देश में भी अमन हो जाए और एक बार है ना घुस के फैसला कर दो कि अगर आतंकी है तो अंदर तक जाओ, ढूंढो, खत्म करो। चाहे इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जंग करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट जो भी है रास्ता तो यही होगा। हम बार बार आंगन साफ नहीं करते रहेंगे, हमें पहले आंगन तो पूरा ही साफ करना है, आंगन तो पूरा ही साफ करना है, चाहे उसके लिए कोई भी बम डालने पड़े। मैं क्या बोलता हूँ, हमारे गुजराती में कहावत है कि सूखे के साथ गीला भी जल जाता है। मैं बोलता हूँ उस चक्कर में 100-200 निर्दोष भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जी भाई। देखो इतने तो वैसे ही मर रहे हैं, हर साल 2 साल में 25-50 100-200 मारे या कोई मार के चला जा रहा है। तो आप पीओके में मान लो कि आपने कोई ऐसी चीज डाल दी कि जिसकी वजह से 100-200 दूसरे भी चले गए, तो भाई कुर्बानी मांगता है। देखो हर चीज कुर्बानी मांगती है। जलियांवाला बाग में इतने लोग मरे थे तब जाके हमें आजादी मिली थी, तो पीओके को भी आजाद करना है तो उससे भी कुर्बानी लगेगी। लोग सोचेंगे दूर बैठ के बोलना आसान है, भाई तू तो दूर बैठा है, वहां पे किसी की माँ होगी, बेटे होंगे, बच्चे होंगे। मैं मानता हूँ कि ये बोल रहा हूँ मैं बहुत ही मैं कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन भाई आप बताओ सॉल्यूशन क्या है? कोई और सॉल्यूशन है आपके पास कि आप एक एक करके जाके फिल्टर कर करके चेक करोगे, या फिर इनकी तरह पतलूने निकाल के चेक करोगे कि भाई टेररिस्ट कौन है? वो तो नहीं कर सकते ना। वहाँ पे कॉमन मुस्लिम भी है, मेरे कितने दोस्त हैं मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान से भी है, दुबई में, मेरे स्टाफ में पाकिस्तानी है, लेकिन मैं उनसे थोड़ी लड़ूंगा कि वो तो बेचारे व्यापारी है, कोई मेरे बाहर का मैनेजर है, कोई वेटर है, बरोबर। जो आदमी मजदूरी कर रहा है, जो ईमानदार है, मैं उससे नहीं लड़ सकता। लेकिन टेररिस्ट है तो मुझे लड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। और मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में भी बोलता हूँ, मेरी रील में भी बोलता हूँ कि अगर फौजी पे पत्थर मारने वाला कोई हिंदू है तो हिंदू के भी सर में गोली मारो। पत्थर मारने वाला, अगर कोई फौजी के ऊपर पत्थर मारने वाला हिंदू है तो हिंदू को भी पॉइंट ब्लैंक से यहाँ गोली मारनी चाहिए, कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, सीधी सी बात है। अच्छा भैया, अभी पीछे एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि एक दुबई में 1000-2000 करोड़ की शादी हुई थी, है ना। और आप तो दुबई के नामी गिरामी बंदे हो, है ना। और आपके ही कुछ फील्ड के वो लोग थे जहाँ पे जो ये बहुत बड़ी शादी हुई थी, तो आप वहाँ गए थे? जी जी। वहाँ पे देखिए,
मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी। पहले तो ये कि न्यूज में आया था कि 200 करोड़ की शादी 200 करोड़ की शादी, हाँ 2000 करोड़ की नहीं थी, 200 करोड़ की 200 थी, करोड़, ठीक है? हाँ। अब उसमें इनविटेशन पूरे दुबई को था। हाँ। खास करके मुझे क्यों था, क्योंकि ये जिसकी भी शादी थी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। मेरे दोस्त हैं या मेरे भाई जैसे हैं, अच्छा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ओके। क्योंकि वो बहुत सी चैरिटी करते हैं। ओके इज्जत करना इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे कोई पैसे दे रखे हैं, ओके वो बहुत चैरिटी करते हैं। मतलब ओके। हमारी गौशाला के लिए हमने उनसे करोड़ों रुपए ले रखे हैं। एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है बाबर गौशाला, आपकी गौशाला यहाँ पे है? 11,000 गाय है। हाँ, मेरी मतलब हम सारे दोस्तों मिलके उसको मैनेज करते हैं। हैं? बहुत सारे दोस्त हैं जो मैनेज करते हैं। 11,000 गाय है उसमें। एशिया की सबसे बड़ी काऊ हॉस्पिटल है, ओके। कि जहाँ पे गायों के लिए एसी वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर है। जो अंबानी ने भी जो बनाई है वो तो कुछ नहीं है, तो चल रही है 20-25 साल से चल रही है। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने करोड़ों फंड दिया हुआ है। इसके सिवा गरीब लोगों के लिए देते हैं, अनाथों के लिए देते हैं वो। तो हुआ क्या कि वो मेरे क्लब में भी आते हैं, मेरे क्लब के गेस्ट हैं। मेरे इतने सारे क्लब चलते हैं, कभी वो शीशा पीने आ गए, कभी वो बैठने आ गए। हाँ। तो मेरी पहचान अच्छी खासी थी, तो उन्होंने हमें भी इन्वाइट किया था। हाँ। और एक ही फील्ड के हैं तो सबको इन्विटेशन था। जी 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 तो उस शादी में मैं भी था। जी। ठीक है, शादी 200 करोड़ जो बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से उतरी भी नहीं थी, उससे थोड़े कम ही रहे होंगे। और जो जाहिर सी बात है, देखो वो बंदे ने शादी की, अपने पैसों से की। अगर आपको ये लगता है कि उसने गलत चीजें की है कोई, तो उसके खिलाफ आप लीगल तरीके से लड़ो। उसको ये शादी के तौर पे बार बार किसी को भी पॉइंट नहीं करना चाहिए। हाँ। क्योंकि शादी तो देखो भाई, एक चीज आपको बता दूं, एक बड़े बिजनेसमैन ने अभी की जो शादी 10-15 दिन चली, हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, हमारे गुजराती भाई हैं। जी, जी, ठीक है, जी। आप बोलोगे यार वो तो बिजनेसमैन है, टैक्स भरते हैं, लीगल ये वो। हाँ। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हमें भी लीगल करो, टैक्स लो ना, हम क्या मना कर रहे हैं। हाँ। और देखो उनके शहर भी, उनके एक फादर है, उनके फादर के जमाने में भी तो ये सब चीजें हुई थी। बिल्कुल। कि जब उन्होंने कुछ बाहर से सामान मंगवाया था जो इंडिया में लीगल नहीं था, कपड़ा भेजा था ये। हाँ हाँ तो क्या होता है कि देखो, लीगल इलीगल कोई भी बिजनेसमैन इस लेवल पे जब पहुंचता है ना, तो कुछ ना कुछ तो गलत सबने किया होता है। किसी ने सेल टैक्स चुराया है, किसी ने इनकम टैक्स चुराया है, किसी ने जीएसटी खाया, किसी ने वैट खाया। 100% प्योर ईमानदारी का पैसा अगर मैं बोलूं कि इंडिया में किसी के पास है, तो सिर्फ भिखारी के पास है, क्योंकि उसके पास छुपाने को कुछ है नहीं। बाकी भाई किराने वाला हो, दवाई वाला हो, बिजनेसमैन हो, फिल्म स्टार हो, सिंगर हो, कोई अपनी रियल इनकम नहीं दिखाते, ये आप भी जानते हो। और इसके लिए एक प्रतिभाशाली कैरेक्टर होते हैं सबकी लाइफ में, सीए नाम का, जो सीए का काम ही होता है कि सबके पैसे बचाना, लीगल तरीके से बचाता है, खर्चे ज़्यादा दिखाता है, टैक्स कम दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब लोग करते ही हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हाँ। और भैया ये जो सेलिब्रिटीज, बुकी और दुबई का क्या रिलेशन है? लाइक फिल्म स्टार्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, देखिए फिल्म स्टार का और बुकी का वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने कुछ देखा है पास्ट में, बड़ी बड़ी जो बुक होती है जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ पे अच्छे खासे फिल्म स्टार खेलते हैं। मतलब जो बॉलीवुड के टॉप एक्टर है, जो एक फिल्म का 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ चार्ज करते हैं। हाँ। ठीक है, ऐसे लोग एक एक मैच में 20, देखो आज बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, बड़े मतलब जो बड़े बड़े खान हैं, 3-4 खान हैं, उनके भी एक भाई है जो बड़े खेलते हैं, आप जानते ही हैं कि उनका नाम है कि वो बैटिंग के बड़े शौकीन है। ठीक है, नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे। हाँ। ठीक है, तो वो भाईजान के भाई भी हैं जो खेलते हैं, और बहुत सारे हैं हमारे पुराने जमाने के भी हैं, एंग्री यंग मैन टाइप के कुछ लोग हैं। हाँ। लेकिन वो कहीं ओपन नहीं होते, क्योंकि ओपन होंगे तो उनको ये है कि भाई मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो सीक्रेटली वो कहीं ना कहीं बड़े बुकी के पास या तो बॉम्बे में खेल लेते हैं, या दिल्ली में खेल लेते हैं, या फिर ऑनलाइन आईडी अगर वो लेते भी है तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी कोई 10,000, 50,000 या 5 लाख डिपॉजिट डाल के तो आईडी लेगा नहीं। सही बात तो जान पहचान से उनको भी आईडियां दी जाती है जिस पे वो लोग खेलते हैं। आईपीएल में तो आप जानते हो, जब बच्चा खेल रहा है तो बॉलीवुड कैसे रह सकता है। सही बात है, सही बात है। तो दुबई ये लोग आते हैं, तो जैसे हमारे क्लबों में आ गए, कहीं पार्टी में चले गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की पार्टी में लोग जाते हैं, 1-1 लाख दिरहम का टेबल होता है। आज हम भी जब रहते हैं तो 1-1 लाख दिरहम का टेबल होता है जो फ्रंट में होता है। इवन जब शाहरुख खान की नाइट थी तो सबसे आगे वाला टेबल मेरा था, जबकि मैंने शराब भी छोड़ रखी थी। तो मैंने सिर्फ एक शीशा पिया था और मैंने उस टेबल का बिल भरा था इंडिया के 27 लाख रुपए का। तो इतना महंगा टेबल होता है दुबई में। 27 लाख का हुक्का पिया हमने। भाई मेरे टेबल 9 लोगों का टेबल था। हाँ। मैंने 3 लोग ही बुलाए थे, मैं बोला खामा खा भीड़ हो जाएगी, किसी ने नहीं पिया। हमने 3 शीशे मंगवाए और 3 मॉकटेल मंगवाई। हाँ। अब उससे शैंपेन दिखाने की होती है। अब शाहरुख खान को मैं बार बार शैंपेन दिखा रहा हूँ, 6,500 दिरहम की एक शैंपेन है, यानी इंडिया का 6,500, यानी कितना हो गया आप गिन लो। हाँ। तो 6,500 की शैंपेनों का गिना के टोटल बिल आया 1,10,000 दिरहम, यानी इंडिया का 27 लाख का बिल भरा मैंने 3 शीशा पी के, सिर्फ शाहरुख खान के लिए कि भाई मैं उसको प्यार करता हूँ इसलिए। अरे वाह, क्या बात है भैया। तो दुबई में यही है, सब क्रेजी चीजें होती है ये सब दुबई में। 27 लाख रुपए का 3 शीशा और 3 ड्रिंक्स।
टू मच हो बात गया शाहरुख खान की है ना, उसके सामने पहली लाइन में खड़ा रहना, आज भी मेरी रील है मेरे इंस्टाग्राम पे कि शाहरुख खान के एकदम 1 फुट दूर खड़ा रहना और पहले टेबल पे, और इधर 4 बाउंसर इधर 4 बाउंसर, किसी को आने नहीं दे रहे। वो फील का पैसा है, ये शीशे का पैसा नहीं है। शीशा तो 200 दिरहम का ही है, इस फील का पैसा है। वाह क्या बात है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टीम कौन सी है जो कि बड़े ही अच्छे से और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रहती है? भाई वो तो इंडिया ही है। इंडिया ही है। सारी सी बात है। देखो, अगर आप पैसे में देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन से देखो, या किसी भी चीज में देखो, बीसीसीआई ने कितने भी छूट दी है, कितने भी पैसे दिए हैं, लेकिन हमारे देश का नाम कहीं खराब नहीं करते। कि जैसे आज मैं तो रहा हूं, देखो मैं ऐसी कोई टीम नहीं जिसके साथ होटल में नहीं रहा हूं। हाँ। बरोबर, मैं एनालिस्ट था। मैं जब एनालिस्ट था इंडिया में, तो आईपीएल की टीम रुकती थी वहीं पे मैं रुकता था। मेरा शौक था क्रिकेटरों के साथ फोटो खिंचवाना, ग्राउंड में मैच देखना, बरोबर, उनसे दोस्ती करना, सेल्फी खिंचवाना। कोई गलत काम के लिए नहीं, एज ए एनालिस्ट मेरा हक है, तो मैं रहता था। बरोबर, आज दुबई में भी जब वो आते हैं क्रिकेटर, मेरे क्लब में शीशा पीने भी आते हैं, मेरे लेजेंड क्लब में, ठीक है, तो वहां पे मोहम्मद शामी जी जैसे आए थे, तो उन लोगों का यार एक डिसेंट होता है कि आप उनके साथ बैठोगे ना तो आपको डिसेंसी लगेगी, उनकी कोई हरकत चीप नहीं होगी। मैंने आज तक ऐसा एक क्रिकेटर नहीं देखा इंडिया का कि जिसने किसी भी बुक्की को या किसी भी दोस्त को ये बोला हो कि मेरे रूम में ये भेज दे, वो भेज दे। जो करेंगे तो भी अपने पैसों से वो एंजॉय करते, कोई भी चीज करते हैं तो। हाँ, आपका जो कनेक्शन है, जो मैं जानता हूँ, वो महादेव से बहुत बढ़िया है, हमारे भोलेनाथ। अरे है आज भोलेनाथ मंडे फास्ट को। है, और मेरा पहला पॉडकास्ट भी मंडे को हुआ था। महादेव का देखिए, ये रहा टैटू बना हुआ है बढ़िया सा। अभी मैं दिखा नहीं सकता, मेरे भी यहाँ पे है टैटू बहुत बड़ा। आपके तो बहुत सारे भाई, बड़े बड़े पता है, आपके तो महादेव के टैटू, बड़े पूरा बॉडी बना हुआ है आपका तो। हाँ। बस कृपा है महादेव की। भाई तो मुझको ना ये भी जानना है आपसे कि आप महादेव को कैसे याद करते हो? जब मैं इंडिया में बच्चा था, तो मेरे घर के आजू बाजू जो मंदिर थे वहाँ पे मैं जाता था मंदिर में साल में 1 आध बार। लेकिन मैं शुरू से ना गणपति बापा को और आशापुरा माँ को बहुत मानता था। मेरा गाना भी है, पहला रब दूजी मेरी माँ, और मैं सबसे ज़्यादा आज भी आशापुरा माँ को ही मानता हूँ। मतलब मैं अपनी रियल मम्मी के बराबर या उससे ज़्यादा मानता हूँ, ये मान लो, जिसने जन्म दिया है। हाँ। तो महादेव मेरे लिए गॉड थे, लेकिन मैं कभी भी ना फास्ट रखता था, ना उनके मंदिर जाता था। मतलब मेरे लिए वो बाकी गॉड थे, जैसे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, कि भाई चलो ऐसे। अब हुआ क्या कि 3-4-5 साल पहले कोई मुझे मेरे दोस्त मिले दुबई में, जो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, महाकाल मंदिर के, महादेव के। और सडनली मैंने देखा कि उनके ऊपर महादेव की बड़ी कृपा है। तो मेरा टाइम उस टाइम पे बहुत खराब चल रहा था, ठीक है। उस टाइम पे मेरा 1-2 साल टाइम, कोविड के बाद का टाइम कुछ खराब चल रहा था कि मैं अपनी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से बिजनेस में लॉस कर बैठा। कुछ मैंने क्लब्स खोल दिए जो कोविड की वजह से 2 साल क्लब बंद रहे। अच्छा, कोविड में लोगों ने अपने स्टाफ की पगारें बंद कर दी थी, मेरा वो नेचर नहीं है। मैंने आधी पगार 2 साल तक दी घर बैठे लोगों को जो इंडिया चले गए थे कि भाई आप लो, नहीं तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, क्योंकि मेरा दूसरा बिजनेस कमा रहा था। तो मैं बहुत तकलीफ में, और एक सच बताऊं तो अमिताभ बच्चन की तरह मैं भी कर्जे में आ गया था कुछ टाइम के लिए। तो उस बंदे ने मुझे कर्जे से बाहर निकाला, और मैंने देखा कि यार वो सबको दे रहा है, किसी को मना नहीं कर रहा है, मतलब सबके लिए अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने देखा कि यार तेरे पास आता कहाँ से है? तो बोले बस सब महादेव की कृपा है। फिर 2-3 लोगों ने बोला, तब महादेव महादेव चारों तरफ चल रहा था। तो मैंने बोला मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने पहला फास्ट रखा, और सच में भोले बाबा की वो जो कृपा हुई ना, मतलब मैं जब नहा धो के हर मंडे को, आज तो मेरे 70-80 फास्ट हो गए, 70-80 वीक, बीच में 1 आध वीक कहीं छूट गया हो तो अलग बात है। तो मैंने कंटिन्यूस 65 वीक फास्ट किया। मंडे के दिन रोज जाग के मेरे को कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रहा था, और मेरी लाइफ ऐसी पटरी पे चल गई ना कि मैं महादेव के रंग में रंग गया। और उसका दिन है, आज का दिन है। फिर महादेव ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दी, भोले बाबा ने। कुछ बिजनेस में मैंने जो मांगा वो मिला, कुछ पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो मैं चाहता था कि मेरी लाइफ में कोई आए, जो होता है ना एक रियल पर्सन, वो भी महादेव ने ही मिलवाया। तो जो इंसान सोचता है कि यार लाइफ में सब कुछ है पर कुछ कमी है, तो कोई ऐसा एक पर्सन था जो लव लाइफ के बारे में कह सकते हैं, तो वो भी मुझे भगवान महादेव ने ही मिलाया। तो तब से मैं महादेव को मानना ज़्यादा चालू हो गया, और बिजनेस में तो आज भी देखो महादेव की कृपा है। अच्छा भैया, ये सीबीटीएफ के बारे में थोड़ा सा मुझको बताओ। सीबीटीएफ 5-6 चीजें हैं। Okay. एक एक्सोटिक हॉलीडे बाय सीबीटीएफ। सीबीटीएफ पैदा कहाँ से हुआ, वहां से चालू कर लेते हैं फटाफट। ठीक है। सीबीटीएफ जब मैं वेला था, मैंने बताया 2008 में जन्नत देखी, तो मुझे हुआ कि यार ये टैलेंट तो मेरे में 10 साल से जो इमरान हाशमी कर रहा है, तो मुझे लोगों को गाइड करना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त था जो मुझे हमेशा सुनता था, वो मेरी हर बात मानता था, और वो कमाता था पैसे। और एक जो खामी थी वो क्या थी कि ज्योतिषी खुद का हाथ पढ़ नहीं सकता। हाँ। तो अपने प्रेडिक्शन पे कभी मैं पैसे नहीं कमा सकता था। ये एक मेरे को ज्योतिषी ने भी बोला था कि भाई तू खुद करेगा तो फेल हो जाएगा। हाँ। तो जब 2010 हुआ ना, तो मैं ना 10 साल से कर्जे में था। मैं 2000 से लेके 2010 तक कर्जे में था। मेरे पापा के पास बहुत अच्छे पैसे थे, वेल सेटल बिजनेस फैमिली से हूँ मैं, बरोबर। कभी घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रही, पैदा हुआ तब से लेके आज तक। लेकिन
था क्या कि मैं खुद खेल खेल के हार जाता था, कर्जा मेरे पापा भर भर के थक गए थे। तो उन्होंने मेरे को अल्टीमेटम दे दिया था 10 साल बाद कि 2010 में कि अब तेरा लाइफ टाइम मैं कोई कर्जा नहीं भरूंगा, तुझे जो बनना है खुद बन ले। तो हुआ क्या कि मेरे को तो एनालिस्ट के सिवा कुछ आता नहीं था। क्रिकेट में मेरा सिक्स सेंस फुल चलता था और मैं एनालिसिस भी बहुत अच्छी करता था उस ज़माने के हिसाब से। तब एक्चुअली व्हाट्सअप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। तो मैंने क्या किया कि अपनी मम्मी से 4-5 हज़ार रुपये मांगे कि भाई दे, मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा। पहले फेसबुक पेज बनाया तो उसके ऊपर हज़ारों लोगों के लाइक आ गए, मेरी टिप्स पास होने लग गई। और तब तो मेरी एक्यूरेसी मतलब 100 में से 99% पास होती थी। अभी तो कुछ है ही नहीं इतनी, जो अभी है वो तो चलो अलग ही है, लेकिन तब तो इससे भी ज़्यादा थी बहुत। तो होता क्या था कि मम्मी से मैंने 4-5 हज़ार लिए, बोला क्या करेगा तू, तो जाके जुआ ही खेलेगा इसका। मैं तो घर से चोरी करके भी जुआ खेल लेता था, कभी पापा के कभी मम्मी के। ठीक है, दोस्तों से भी उधार ले लेता था। तो मैंने बोला नहीं, इस बार मैं बिजनेस करूंगा, वेबसाइट बनाऊंगा। तो मैंने वेबसाइट बनाई cricketbettingtipsfree.com, CBTF। ये पैदा हुआ वहां से, फ्री। यस, वाह। और पहले साल में, पहले महीने में आए कुछ 50-200 लोग, और दूसरे साल में सीधे आने लग गए महीने के लाखों लोग। मतलब मेरी वेबसाइट डेली क्रैश हो जाती थी IPL में, इतने लोग आने लग गए 2012 से। और फिर मुझे धीरे धीरे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे बोला कि भैया आप मुझे पेड टिप्स दोगे, अकेले में दोगे, मतलब प्राइवेट में SMS से, डीप इनसाइड दोगे, मतलब कि डिटेल में टिप दोगे। तो मैंने मेरा पहला ग्राहक बनाया जयपुर से, अमर जयपुर। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बोला था, थैंक यू अमर भाई कि आपकी वजह से मुझे एक लाइन मिली। तो 20,000 लेना मैंने चालू किया मंथली। उसके दोस्त बन गए 5, तो 1 लाख कमाना चालू हुआ। तो मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया, अपने गाँव कच्छ से। कच्छ जहाँ पे लगान का शूटिंग हुआ है, मैं वहाँ का हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। महीने का 1 लाख कमाते ही मैंने सोचा कि अब मैं एक बड़े सिटी में रह सकता हूँ, एक घर भाड़े पे लेके रह सकता हूँ। और वहाँ से मेरी जर्नी जो चालू हुई 2012 में, तो वो तो ऐसी हो गई कि 12-14 देश की मुझे लोग फीस भेजते थे। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, हर जगह से मुझे फीस आती थी वेस्टर्न यूनियन में। और इंडिया के लोग बैंक में और कैश देते थे। तो मैं करोड़ों रुपए कमाने लग गया साल के, एज ए एनालिस्ट टिप देके। और फिर 2016 में जब नोटबंदी हुई तो मेरा वो रोल खत्म हुआ। मैं दुबई आया, मैंने फ्री टिप देना चालू किया। अपनी वेबसाइट है, मैंने खुद का यूट्यूब खोला, cbtfmytube.com, कि जिसके ऊपर यूट्यूब में बार बार चैनल उड़ जाता था। इसकी वजह से मैंने खुद का यूट्यूब बना लिया, cbtfmytube.com, जिसपे सिर्फ मेरे ही वीडियो हैं। पूरा यूट्यूब है मेरा खुद का, ताकि ये झंझट ही नहीं, कम्युनिटी गाइड का, कोई स्ट्राइक आने का कोई पंगा ही नहीं। cbtfmytube.com आप खोल के देखोगे, पूरा यूट्यूब है। मैंने अपनी IT टीम को बोला कि अगर मेरा चैनल बार बार कोई उड़ा रहा है, कोई दुश्मन मेरा चैनल उड़ा रहा है, एक काम करो ना, क्यों यूट्यूब की गुलामी करनी है, बी इंडियन बाय इंडियन बना दिया आपने। इंडियन लोगों को बोल के, IT टीम को बोल के cbtfmytube बना दिया खुद का, जिसपे आज दुनिया भर के दूसरे भी लोग कुछ डालते हैं, लेकिन मेन कंटेंट मेरा है। इसको आप बोल सकते हैं cbtfmytube एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर अगर मान लो कल को कोई इन्फ्लुएंसर आता है कि भाई मुझे अपना भी कंटेंट डालना है, जैसे आप आ गए कि भाई मुझे आबरा का डाबरा के 2 शो उधर डालने हैं, तो मैं इसके लिए पे भी करता हूँ, यूट्यूब से डबल पे करता हूँ। अरे वाह। मान लो कोई कंटेंट क्रिएटर आता है कि मैं ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ, भाई यूट्यूब वाले मेरे को, एक तो उसमें गाइडलाइन इतनी है, ये रिमूव कर दो, हुक्का रिमूव कर दो, ड्रिंक नहीं दिखा सकते, ये वो। भाई तू एक गाइडलाइन, मतलब ये नहीं कि आप सेक्सुअल कंटेंट या कुछ गलत चीज डालो, लेकिन आपको खामखाम फिजूल तंग नहीं करते। आप अपना वीडियो डालो, कंटेंट आपका अच्छा है, आपको पैसे भी हम देंगे, यूट्यूब से डबल पैसे देंगे, डालो और अपनी ऑडियंस को लेके आओ यहाँ पे देखने के लिए। एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ये तो आपने एक नया बिजनेस अलग खोल के रखा हुआ है। बिजनेस नहीं है ये, बिजनेस ये लॉस मेकिंग है। ये मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजों की गुलामी से हम निकल जाए। मेरी हर चीज पैसे के लिए नहीं है, जैसे मेरा एक ही बिजनेस पैसे कमाता है। जैसे चाइना चलता है, अपना ही ऐप और अपनी चीजें। भाई जैसा मेरा ना, मेरे 1 या 2 बिजनेस ही मैं पैसे के लिए करता हूँ, बाकी सारे काम मैं अपने शौक से और सोशल वर्क के लिए करता हूँ। आप बोलोगे इवेंट में कमाता हूँ मैं पैसे, मैंने नेहा कक्कड़ के इवेंट में लॉस किया, बी प्राक के इवेंट में लॉस किया, कोविड आ गया, मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन मिलेगा। बी प्राक की पूरी टीम आ गई दुबई, सुनने जैसा किस्सा है। बी प्राक की पूरी टीम दुबई आ गई, बी प्राक और पलक मुचल का साथ में कॉन्सेप्ट था, राइट। पलक मुचल आ गए, पलाश मुचल आ गए, सब होटल में सुबह को, शाम को हमारी शो होने वाली है, कोविड टाइम था, ठीक है। और सुबह सुबह बी प्राक की पूरी 17 लोगों की टीम में से एक आदमी को कोविड आ गया। तो मुझे फोन आया कि भाई एक आदमी को कोविड निकला है, आप बोलो तो कवर अप कर लेते हैं, किसी को बताओ नहीं, बाकी लोग शो कर लेंगे। मास्क तो पहना हुआ है, सबके बीच में 6-6 फुट वो डिस्टेंसिंग तो है ही। मैं बेवकूफ आदमी, मैं बेवकूफ बोलता हूँ आज भी खुद को। मेरा 6 लाख दिरहम का लॉस किया मैंने एक 15 मिनट की मस्ती में। मैंने वीडियो बनाया कि दोस्तों हमारा आज का शो कैंसिल किया जाता है क्योंकि बी प्राक की टीम में एक जने को कोविड आ गया और मैं लोगों की, हजारों लोग आते थे, हजारों लोग की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैंने सीधा डाल दिया इंस्टाग्राम पे। मेरे पार्टनर बोले तू क्या कर रहा है, ये वो, एक आदमी से नहीं फैलता है कोविड। मैं बोला भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के मैंने ठोक दी। 6 लाख दिरहम मेरे जीरो हो गए 1 घंटे में।
इंडिया के 1.25 करोड़ मैंने जीरो कर दिए। बाद में बी प्राक जी आए, उन्होंने पूरा शो फ्री में किया वापस में जब वो आए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी टीम की गलती थी। राइट। और उनका भी बैड लक देखो कि वो दूसरी बार आने वाले थे, उनके फादर एक्सपायर हो गए 4 दिन पहले, फिर भी बेचारे ने शो किया। बी प्राक जी ने उनके फादर एक्सपायर होने के 4 दिन बाद शो किया, बट पलक मुचल वापस नहीं आई, उनका मेरा वो सब वेस्ट हो गया। तो बात यही है कि वो काम मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ। अच्छा, मैंने दुबई में 2 साल पहले भाईचारा नाइट की कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधारूं। अच्छा। पूरा यूमी क्लब इंडिया और पाकिस्तान के फ्लैग से रंगा। यहाँ से सुखविंदर जी आए इंडिया से, और वहाँ से उनके 2 सिंगर आए। हमने टोटल 2 सिंगर इंडिया से बुलाए, 2 उनसे बुलाए, और ऐसे करके हमने भाईचारा नाइट की। इंडिया पाकिस्तान के केक काटे, क्योंकि आप भी जानते हैं दुबई में इंडिया पाकिस्तान का कभी झगड़ा नहीं होता है। बिल्कुल। एक तरह का भाईचारा वैसे ही रहता है। जी, ये तो अभी हो गया पहलगाम में, वो बात अलग है, तो अभी थोड़ा माहौल बिगड़ा होगा जी। लेकिन जनरली दुबई में कभी भी कोई पंगा झगड़ा नहीं होता है, दोनों साथ में ही रहते हैं, एक थाली में खाते हैं वहाँ पे जी। तो ये चीज़ है जी जी जी। तो ये सब चीज़ें मैं पैसों के लिए नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया। शौक है भैया के, शौक है। और ये भी है ना कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बनाया, मैं महीने का 10 लाख रुपया खर्चा है IT टीम का, उससे मुझे कोई 1 रुपया रेवेन्यू तो है नहीं, क्योंकि मैं कोई ऐड चलाता नहीं हूँ, मेरे वीडियो में कोई ऐड ही नहीं आती। ओके। अब आते हैं एक्सोटिक हॉलीडेज बाय CBTF। मेरा एक दोस्त था, मान लो कि उसको 25 साल का एक्सपीरियंस था ट्रैवल हिस्ट्री का, कि ट्रैवल टूरिज्म का था, वो कहीं जॉब कर रहा था। उसने बोला यार हम दुबई में खुद की बड़ी ब्रांड बना सकते हैं, आपका इतना नाम है CBTF का, आपके इतने दोस्त है बॉलीवुड वाले, क्रिकेटर, ये वो, तो आप हमें बिजनेस देना। तो उसके साथ एक ट्रैवल खोल लिया। तो आज वो ट्रैवल में भी 10 लोगों का काम कर रहा है। दुनिया के 7 देशों में हमारी ऑफिस चल रही है फिलहाल एक्सोटिक हॉलीडेज बाय CBTF में, जिसमें हम 25,000 रुपये से भी इंडिया के लोगों को, 25,000 में कोई नहीं देगा, 25,000 INR से भी हम दुबई का पैकेज दे रहे हैं लोगों को। भाई 25,000 में आप आओ जाओ 4 दिन दुबई में रहो। ओके, ठीक है। और सबसे एंड में आता है CBTF NGO, cbtffoundation.com। ठीक है। अब आप बोलोगे NGO में क्या होता है जनरली, मैं कंट्रोवर्सी में कभी नहीं फंसना चाहता। मेरा एक रूल है कि काम वो करो कि कंट्रोवर्सी हो ही ना। ठीक है। आज मैं अपने YouTube या MyTube पे आपको बोलूं कि भाई पारस भाई 10,000 दो, आपका वीडियो डाल दूंगा। हाँ। ठीक है। जैसे इंडिया में बड़े बड़े म्यूजिक चैनल है जो बोलते हैं सिंगरों को कि पैसे दो तो आपका गाना डालूंगा, राइट। तो अपना वो नहीं है। अब मेरे NGO पे आप जाओगे ना, कोई बैंक ही नहीं है, डोनेट बटन ही नहीं है। 2 ही ऑप्शन है, या तो हेल्प मांग लो, आपको हेल्प हम करेंगे, जितनी हमारी औकात है करेंगे, और यहाँ एज अ वॉलंटियर अपने आप को रजिस्टर कर लो, यानी फ्री में आप हमारे लिए काम क्या कर सकते हो, पैसे 1 रुपया नहीं डालना है। तो क्या है कि हमने उसमें डोनेट बटन क्यों नहीं रखा है कि मैं साल में 2 बार अपने सारे बिजनेस, सारे क्लब, टूरिज्म, क्रिकेट, एनालिस्ट वाला जो डिपार्टमेंट है, या मेरी छोटी मोटी जो सोशल मीडिया से भी इनकम, अगर किसी की रील शेयर कर दी है मैंने, वो जो भी पैसा आ गया ना, मैं उसमें से एक 5% 10% ईयरली इनकम का डाल देता हूँ, और अपनी मर्जी से उसमें से मैं सोशल वर्क करता हूँ। तो क्या है कि डोनेट बटन होगा ही नहीं, कल को वही कुछ पूछ नहीं सकता कि भाई मेरे पैसे तूने कहाँ खर्च किए, हिसाब दे। भाई जब मैं पैसे ले ही नहीं रहा हूँ तो हिसाब क्या मांगेगा। क्या बात है भैया, सीधी सी बात है ना। हम वेरीफाई करते हैं वीडियो पे, भाई पेशेंट को देख लिया, हॉस्पिटल देख ली, सीधा हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे डालते हैं। उसमें भी फ्रॉड करते हैं यार इंडिया में लोग, क्योंकि पहले नहीं करते थे, पहले हम डायरेक्ट पैसे डाल देते थे। बाद में पता चला कि एक ही हॉस्पिटल से महीने में 15 बार आई इंक्वायरी, हॉस्पिटल वाला ही लोगों के साथ मिलकर कांड कर गया, 15-20 लाख का स्कैम हो गया। दिक्कत ये आती है। अच्छे काम में भी आप जानते हो हमारे देश के लोग, क्या ही बात है, मतलब नहीं, वो तो स्कैमर्स तो हर जगह बैठे हैं। वो तो देखो आज की डेट में स्कैमर्स ने तो बुरा हाल कर रखा है। चैरिटी के काम में नहीं करना चाहिए ना, बंदे का मन मर जाता है, किसी के लिए अच्छा काम करूं। अब मैं तो क्या है कि अभी हर आदमी को चोर की नजरों से देखूंगा, हर एक को वीडियो कॉल करके देखूंगा, हर एक को पेशेंट को देखूंगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। पर जो आप काम कर रहे हो ये वाकई बहुत ही बढ़िया काम है। मान लो कि मेरे बिजनेस की वजह से आज हजारों लोगों को नौकरी मिल रही है, मेरे स्टाफ में नौकरी मिल रही है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, या किसी गवर्नमेंट को तो मिल भी रहा है, मेरी वजह से NGO चल रहा है। तो ये हमने, ये तो मैं मानता हूं कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो कर्जे में फंस रहे हैं। मान लो कि करे ना भगवान, मुझे माफ करे, अगर किसी ने मेरी वजह से या जुआ की वजह से अगर सुसाइड भी किया होगा, मैं भी किया होगा, तो उसमें मैं अकेला तो हूं नहीं ना। वर्ल्ड में 1000 तरह का जुआ चल रहा है, लॉटरी भी चल रही है, मटका भी चल रहा है इंडिया में, कौन सा जुआ नहीं चल रहा है, गोवा में कसिनो भी चल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी एक आदमी की वजह से कर रहा है। इन शॉर्ट कहने का ये, लोग प्यार में कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, खेती करके किसान कितने सुसाइड कर रहे हैं, जी जी, बैंकों से कर्जा लेके लोन न दे पाने के कारण। अभी जो लोन रिकवरी एजेंट आते हैं, आपने तो देखा इंडिया में, क्रेडिट कार्ड देते हैं, लोन रिकवरी एजेंट आके लोगों के कपड़े फाड़ देते हैं, उसकी वजह से भी तो लोग पंखे में लटक रहे हैं। किस किस को रोकोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बिजनेस बुरा नहीं होता है, हर चीज की, क्या मैंने बोला, अति बुरी है। ज्यादा दारू पियोगे लीवर सड़ जाएगा, ज्यादा जुआ खेलोगे बर्बाद हो जाओगे, प्यार में ज्यादा घुस गए, ज्यादा प्यार कर लिया और लड़की बेवफा निकली तो भी मर जाओगे, खेती सोचे समझे बिना की तो भी आपको लटकना पड़ेगा। भाई आपने 10 साल मेहनत की, डॉक्टर नहीं बन पाए, 10 साल मेहनत की, इंजीनियर नहीं बन पाए, 10 साल मेहनत करके IAS पास नहीं कर पाए तो भी आप लटक जाओगे। तो ये तो आपकी मेंटल स्थिति पे है ना कि आप कितने स्ट्रांग हो।
जी आप ही हो, चलो बॉलीवुड में इतने लोग आते हैं, सक्सेस सब तो नहीं होते, हर एक को तो पारस छाबरा नहीं बन सकता ना। तो कितने फ्रस्ट्रेशन में आके कितने लड़कियां या तो लड़कियां गलत काम कर लेती है, प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, और यहाँ पे तो कुछ लड़कियां कुछ और काम कर लेती है बरोबर, या नशे करने लग जाती है या सुसाइड कर लेती है। तो इसका मतलब ये है कि हम बॉलीवुड छोड़ दें, मूवी छोड़ दें, क्रिकेटर नहीं बन पाते, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं कि यार मैं इतना अच्छा क्रिकेटर था, मैं कहीं नहीं पहुंच पाया, स्टेट लेवल पे ही फंस गया, आईपीएल नहीं खेल पाया, मैं लटक जाऊं। भाई मरना लटकना कोई सॉल्यूशन नहीं है, पहले से ही काम वो करो जो समझदारी का है। मैं पहले ही बोलता हूँ, गैम्बलिंग रिस्पॉन्सिबल, गेमिंग रिस्पॉन्सिबल, शेयर बाजार भी रिस्पॉन्सिबल, हर चीज़ लिमिट में करो, समझ के करो, तो हर चीज़ अच्छी है। बिना सोचे समझे तो यार मैं अभी खाने बैठ जाऊंगा ना तो खाने से भी मर जाऊंगा। हाँ, क्या ही बात है। तो भैया मजा आ गया आज का आपके साथ पॉडकास्ट करके, इतनी सच्चाइयां जान के कि वाकई में इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को? देखिए, मैं जाते जाते 2 मैसेज देना चाहूँगा जनता को, खास करके नौजवानों को, चाहे जी। वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, मैं आप सबको एक चीज़ बताऊँगा कि कभी भी अपने से ऊपर वालों को मत देखो। जो शो ऑफ चल रहा है ना, कि जो नया आईफोन आया है हमें लेना है, या उसके पास इतना महंगा गुची प्राडा का बैग है। अभी आपने देख लिया ना चाइना ने क्या बोला कि ये सारे बैग तो 10% रकम में बन रहे हैं या 5% रकम में बन रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अपने से ऊपर मत देखो। ये देखो, अगर आपके फादर, आपका पति अगर जूडियो अफोर्ड कर सकता है तो जूडियो लो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एलवी का बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे धारावी में जाके, बॉम्बे में जाके भी अच्छा लेदर का बैग ले सकते हो। फर्स्ट कॉपी से भी काम चल सकता है अगर शो ऑफ ही करना है तो। दूसरी चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि किसी के भी लाइक मत देखो, कमेंट मत देखो, अरे इसकी रील इतनी वायरल चलेगी, अरे इसके इतने मिलियन व्यू आ गए। अगर गाना बना रहे हो, आपका गाना आपको पसंद है ना, आप ये मत देखो कि बी प्राक के चैनल पे 200 मिलियन है, जैस्मिन सैडलास का 400 मिलियन है, ये वाला करण औजला का इतना है। भाई आपका गाना अच्छा होना चाहिए, आपको आपके दोस्तों को पसंद आना चाहिए, 100 व्यू भी चलेंगे। देखो, मैं जब नया था ना, मेरी वेबसाइट पे 2011 में 50 लोग आए थे, मैं खुश था। 2012 में 28 मिलियन आ गए और आज मेरे करोड़ों व्यू है। लेकिन ये नहीं है, मैं अगर अपने से ऊपर देखूंगा तो मेरे से ऊपर भी बहुत लोग हैं। तो मेरे बीसीसी म्यूजिक में आज गानों के 40 मिलियन व्यू है, 15 मिलियन व्यू है। तो मैं तो आज भी छोटा अगर गिनूंगा तो अपने से ऊपर देखूंगा एपी डिलन, करण औजला को, तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। मैं देखता हूँ कि छोटे चैनल वाला बेचारा मेरे से अच्छा गाना बना रहा है वाकई, और उसके व्यू देखो 10,000 है। मेरे से अच्छा कंटेंट बना रहा है, रील उसकी भी जा रही है 10,000। तो कभी कभी क्या होता है, मुझे भी लगता है कि मेरे से अच्छा कोई है। आप भी ये देखो कि आपसे अच्छे लोगों के साथ भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। कभी भी कंपटीशन के चक्कर में, लाइक के चक्कर में अपने आप को छोटा मत समझो। आप जैसे हो अच्छे हो। दूसरी बात बता रहा हूँ, मोटा पतला काला गोरा कुछ नहीं होता। आप काले हो, आपको गोरा होना है, फेयर एंड लवली लगा के, सर्जरी करवा के, होंठ बड़े करवाने, गाल बड़े करवाने, मत करो। भगवान ने आपको जैसा बनाया, मैं देखो 130 किलो का हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मैं जिम जाऊंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा बिजनेस में से तो। लेकिन आप ये चीज सोचो, सक्सेस को वेट से कुछ लेना देना है। एक 8वीं पास आदमी, अगर एक अमित मजीठिया 8वीं पास आदमी अगर इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है, वर्ल्ड का नंबर 1 एनालिस्ट बन सकता है, खुद एआई के सारे टूल यूज कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? बॉडी के कलर से कुछ लेना देना नहीं है। आपका दिमाग कहाँ चलता है, आपका अप्रोच कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस खुद निकलेगा। जब आपके पास बड़ी ब्रांड बन जाएगी, करोड़ों रुपए आ जाएंगे, तो आप मोटे पतले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, और सिंगल टेक में बोल रहा हूँ, कोई एक्टिंग नहीं है। तो बस अपने अंदर हौसला बनाए रखो, हर चीज रिस्पॉन्सिबली करो। भारत माता की जय, जय हिंद। ओके पारस भाई, तो आई होप कि आपका पॉडकास्ट जो ये है मेरे साथ वाला बहुत धमाकेदार रहे, ब्लॉकबस्टर रहे। और प्लीज़ ऑडियंस, पारस भाई के चैनल को, आबरा का डाबरा शो को अभी का भी सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन। और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा, मेरी और पारस भाई की बातों में आपको मज़ा आया, कुछ सच्चाई लगी, तो वीडियो को शेयर भी करो और लाइक भी करो। आपने ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, ये याद रखिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो ठीक है, और आपने व्यू भी जो है वो कमेंट में डालिए कि आपका इस वीडियो में कही गई बातों से आपका व्यू क्या है। थैंक यू अमित भैया फॉर कमिंग एट आबराकाडाबरा शो, और हमारी जनता को इतने सारे अच्छे मैसेजेस देने के लिए, इतनी सीख देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे आपके स्टाइल में।